be replaced by the banner of the new Indian government. To secure the Hindus had with great reluctance accepted partition. Pakistan was established for the Muslims, a minority group who refused to be ruled by Hindus. Trouble was inevitable in the Punjab, where the dividing line left a large minority on each side. Large areas of cities were destroyed and hundreds of villages were. हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका वेलकम है द यासर अली क्लासेस। ये छोटी सी क्लिप आपने देखी, ये है हमारी आज़ादी की क्लिप। सबसे पहले जो इंडिया में फ्लैग आपके जो होस्टिंग हुई थी, जो रिप्लेस हुआ था आपका ब्रिटिश फ्लैग, उसको हटा करके इंडियन फ्लैग को यहाँ इंस्टॉल करा गया। ये वो छोटी सी क्लिप थी जो आज के सुनहरे मौके पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, आज एक स्पेशल क्लास है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। बहुत स्पेशल क्लास रहेगी आज की ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द होल वाईएसी टीम। पूरे वाईएसी की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को आजादी का ये दिन मुबारक हो। और आज के दिन बहुत कुछ लेकर के आए हैं बेटा आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम से बेटा जब से एंट्रेंसेस आपके खत्म हुए कि वीडियोस का सिलसिला थोड़ा थम सा गया है, तो उसी चीज को, उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सलमान सलीम एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ। ओके, तो जो वीडियो का सिलसिला है बेटा, जो पहले थोड़ा थम सा गया था, वो अब दोबारा से हम लोग उसको रिज्यूम करने वाले हैं और फिर से नए सेशन के साथ एक नई जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। जब बात बेटा यहाँ पे जर्नी की मैंने करी है, तो आजादी की जर्नी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। और अपनी सीरीज को शुरू करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगा। डैम श्योर बेटा, इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त जो आज का दिन है, इसको मैंने चुना कि अब जो मेरे आने वाली सीरीज है, बेसिकली मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें जितने भी हॉट टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स रहेंगे या फिर हाईलाइटेड टॉपिक्स रहेंगे जो यूनिवर्सली चल रहे हैं या इंडिया के लेवल पर चल रहे हैं, करंट अफेयर्स हुए, लाइक जो भी कोई जनरल टॉपिक्स हुए जो आपके फर्दर स्टडीज के लिए या आपके कंपटीशन के लिए या आपकी नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सबको हम लेकर के आएंगे। तो उन पे एक एक करके आपकी वीडियो आएगी। और इसी सब के लिए बेटा आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी और आज के ही दिन हम अपनी इस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत स्पेशल क्लास बेटा रहने वाली है, आप सभी लोग इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सिलसिला है थमेगा नहीं, इसमें बहुत कुछ है जो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उन सभी चीजों को, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, टुडेज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास एंड आवर टॉपिक इज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि आजादी 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन इसके पीछे कितने चेहरे तो कितनी ऐसी स्टोरीज हैं, कितनी ऐसी कहानियां हैं जिसको आज तक बहुत से लोग नहीं जानते। आज की मैं क्लास में कोशिश करूंगा जो हमारे इंपॉर्टेंट फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, सबको तो कवर करना के खैर मुश्किल होगा, जो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं उनमें से कुछ को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूं, उनकी जीविका, उनकी बायोग्राफी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रेवोल्यूशंस। ठीक है, जो हार्श चीजों को उन्होंने फेस करा हमें आजादी दिलाने के लिए। आज जो हम इस आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है बेसिकली। ठीक है, तो उन कुछ फेमस पर्सनालिटीज को हम देखेंगे और आज पूरा हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, किस तरीके से मुगल्स को उन लोगों ने बीट करा, देन अपना एस्टेब्लिशमेंट करा और कैसे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंडिया को कवर करा, इंडिया पे कब्जा करा। ठीक है, और लाइक इंडिया को अपना स्लेव बनाया और किस तरीके से हमारा एक इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, एक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा कितने लोग इसमें शामिल हुए, इन दी लास्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ, किस तरीके से हमारा पार्टीशन हुआ और कैसे हमें आजादी मिली, इस पूरी जर्नी को आज हम समेट करके अपनी इस क्लास में लेकर के आए हैं बेटा। तो लास्ट तक बनिए, सब कुछ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आज की जो क्लास है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
इफ यू आर इन क्लास 10th और दूसरे अगर आप किसी और क्लास में भी हैं तो बेटा उसके लिए भी, अगर आप किसी अच्छा हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है जो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है, नॉट फॉर योर स्टडी बट अपने इतिहास को जानना, अपनी अपने बीते हुए कल को जानना, वो भी उस सुनहरे कल को जिसकी वजह से हम आजाद हैं। ठीक है, तो उसके जानने में बेटा कोई हर्ज नहीं है, बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। उन सबसे पहले बेटा पूरे वाईएससी की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हैप्पी इंडिपेंडेंस। मैं यासिर सर और यासिर सर की जो पूरी टीम, पूरी फैमिली, जो वाईएससी की पूरी फैमिली है हमारे, उन सब की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से। ओके, और आप सभी लोगों के लिए बेटा एक ऑफर भी है, एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आए आज हम इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जिस पे आप देख सकते हैं कि लाइक जितने भी हमारे कोर्सेज है उस पे आपको फ्रीडम डे, सॉरी इंडिपेंडेंस डे पे आपको 15% ऑफ मिलेगा। जी हाँ बेटा, आपको ये आपका फ्रीडम ऑफर है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। यहाँ पर आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ऑन ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, उस पे आपको 15% का डायरेक्ट एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से आप लोग अगर आने वाले एक हफ्ते तक भी अगर वाईएससी के साथ जुड़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जो है आपका 15%। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ज्वाइन द वाईएससी, यू कैन ग्रैब द कोर्सेज और आप अपने अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिकली इट इज नॉट अ चैप्टर, इट इज अ स्टोरी। इट्स अ स्टोरी जिसमें हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं आजादी हमें जो मिली है उसके पीछे का क्या रोल रहा है, कितने लोगों का, कौन कौन से मूवमेंट उसके पीछे चलाए गए, किस तरीके के लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाई हमें आजादी दिलाने के लिए। ठीक है, आज हम किताबों में पढ़ते हैं नेशनलिज्म के बारे में। क्लास 10th में आपका हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलेगा आपको, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बट उसके पीछे का बेसिक नहीं पता कि लाइक ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, या ब्रिटिशर्स से पहले अगर बात करी जाए तो कैसे आपके यूरोपियंस इंडिया में आए। तो उन सभी चीजों को आज हम टारगेटेड फॉर्म में इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 78 इंडिपेंडेंस डे है हमारा, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आजादी के 78 ईयर आज हो चुके हैं, आजाद हुए हमें अंग्रेजों से। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले इस स्टोरी की जो शुरुआत होगी, वो स्टोरी की बेटा शुरुआत होगी आपके अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देखो सबसे पहले बेटा समझना यह है कि अंग्रेज इंडिया में आए क्यों आए, तो कैसे आए। क्या सिर्फ अंग्रेजी थे जो इंडिया में आए थे, या और कोई भी और यूरोपियंस भी थे जो इंडिया में आए थे। इन सब के पीछे रीजन क्या था, क्या वजह थी, क्यों अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों को भारत के बारे में कैसे पता चला, या दूसरे यूरोपियंस को इंडिया के बारे में, भारत के बारे में कैसे पता चला। इन सभी चीजों को बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके अपने जितने कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं, यूरोपियंस में सिर्फ ब्रिटिशर इंडिया नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स के अलावा बहुत सारे यूरोपियंस थे। ठीक है, जिसमें पोर्टुगीज आप कह सकते हैं, डच लोग, डैनिश लोग, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच लोग, ये सब इंडिया में आए और सबका मकसद ये था इंडिया को तलाश करना, इंडिया के साथ ट्रेड करना। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले कदम रखने वाले यूरोपियंस जो है आपके वास्को डी गामा, जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। ये अपने शिप के साथ इंडिया में आए और इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियन बने। ओके, ये कुछ इस तरीके की शिप से इंडिया में आए थे और इंडिया में आने का इनका एक खास मकसद था। बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भी कई सारे अटेम्प्ट हुए इंडिया में आने के, बस वो अटेम्प्ट आपके सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो सक्सेसफुल पहला अटेम्प्ट हो पाया वो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस का हो पाया। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ये यूरोपियंस आपके इंडिया में आ रहे थे, इसी चीज को आज हमें समझना है। ठीक है, इसी चीज को बेटा समझेंगे आज हम। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी आप लोग सुनेंगे, उससे आपकी जितनी चीजें हैं वो मेनली आपके ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं। 3 रीजन्स होते थे, मैं रीजन बोल रहा हूं, मैं कंट्री नहीं बोल रहा। ठीक है, 3 रीजन्स होते थे, 3 एरिया आप लोग बोल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुस्तुनतुनिया की। ठीक है, कुस्तुनतुनिया,
जो आज की डेट का आप टर्की भी कह सकते हो, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है ये, ठीक है। और एक हमारा रीजन है इंडिया। मैं रीजन बोल रहा हूं क्योंकि कंट्रीज वगैरह इन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश इंडिया, ठीक है। अब कुस्तुनतुनिया और इंडिया, इन दोनों के अलावा एक और रीजन कह सकता हूं या एक और एरिया में कह सकता हूं, वो है आपका यूरोप, वो है आपका यूरोप। अब होता क्या था बेटा, इंडिया शुरू से एक बहुत अच्छा, बहुत रिच कंट्री रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज के टर्म्स में देखे जाए तो हम दुनिया के अच्छे कंट्रीज, अमीर कंट्रीज में आते थे अगर एंशियंट हिस्ट्री में देखें। बट वक्त के साथ साथ चीजें बदली, हमें रिसोर्सेज की वजह से गुलाम बना लिया गया और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया गया। तो बात यहाँ पे ये है बेटा कि सबसे पहले एक ट्रेड होता था आपका, और उस ट्रेड को कौन करता था, उस ट्रेड को करता था कुस्तुनतुनिया, ठीक है। इंडिया के साथ एक ट्रेड लिंक था आपके, कुस्तुनतुनिया और इंडिया का एक ट्रेड लिंक था, आप इस तरीके समझ सकते हैं। और इंडिया उस टाइम पे फेमस था अपने स्पाइस ट्रेड के लिए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इंडिया किस चीज के लिए फेमस था, तो स्पाइस, मसालों के लिए फेमस था। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया फेमस था। बट मेनली यहाँ पे जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका स्पाइस ट्रेड, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया फेमस है बेटा पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन मसालों के लिए, बेहतरीन स्पाइसेस के लिए। तो उन्हीं स्पाइसेस को बेसिकली इंडिया एक्सपोर्ट करता था कुस्तुनतुनिया को, जो आज की डेट का बेटा टर्की है, ठीक है। अब कुस्तुनतुनिया क्या करता था, इंडिया से मसाले लेकर के, इंडिया से मसाले लेकर के वो ये मसाले कहां ट्रांसफर करता था, वो ये मसाले ट्रांसफर करता था आपके यूरोप में, ठीक है। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ये मसाले ट्रांसपोर्ट करता था। तो ये तो सिंपल ये हो गया कि लाइक इंडिया से मसाले लिए, उनकी कीमत बढ़ाई और बढ़ा करके यूरोप में बेच दिया, ठीक है। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था, यहां तक मामला ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात यहां पर नहीं थी। अब यहां पर हुआ क्या बेटा, पहले देखिए, पहले के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि सल्तनतें हुआ करती थी, एम्पायर्स हुआ करती थी, डायनेस्टीज हुआ करती थी। तो उन्हीं चीजों की, आपके उन्हीं डायनेस्टीज की, एम्पायर्स की आपके गवर्नेंस हुआ करती थी। तो कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया में सल्तनत पीरियड चेंज हुआ, ठीक है। कुस्तुनतुनिया में सल्तनत पीरियड चेंज हुआ और आपके सल्तनत पीरियड आया अब उस्मान का, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं उस्मानिया सल्तनत आपके आई, उस्मानिया सल्तनत आपके अब पावर में आई। और उस्मानिया सल्तनत आप जानते हैं उस्मान गाजी, अर्तुगरुल गाजी का एक जाबाज बेटा था। और ये वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं या ईमान वाले इतने पक्के मुस्लिम थे जो अपने ईमान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, अपने रिलीजन को, अपने इस्लाम को सबसे ऊपर रखना, जो बेसिकली एक अच्छी बात भी थी, ठीक है। अब हुआ क्या, कुस्तुनतुनिया में आपके उस्मानिया सल्तनत आ गई। और एक अगर पुरानी हिस्ट्री उठा करके देखें तो एक रिलीजियस वॉर रही है, ठीक है। उस पर बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं जेरूसलम और जितना ये इजराइल फिलिस्तीन जितना मसला चल रहा है उस सब पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, बहुत जल्दी हमारी सीरीज में वो वीडियो आने वाली है। आप सब लोग देखिएगा उसको। बट हुआ क्या, एक अगर पुराने इतिहास उठा करके देखें पूरी दुनिया का, उसमें एक होली वॉर रही है, ठीक है। आप अब उसको किताबों में आप क्रूसेड्स के नाम से भी आपने सुना होगा। क्रूसेड्स एक होली वॉर रही है जो सबसे पहले शुरुआत हुई लाइक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, देन ज्यूस। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है आपके दुनिया के तीन बड़े धर्मों के बीच में हुई, चाहे वो जुडाइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिर्फ हुई आपके एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही जगह के पीछे, जो है जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम एक दुनिया का वर्ल्ड फेमस होली प्लेस है, जो तीनों ही धर्म क्लेम करते हैं ये हमारा होली प्लेस है, हमें इसको कैप्चर करना है, हमें इसको कवर करना है, ठीक है। तो वो हमारा बात का कॉन्सेप्ट है, वो हमारी दूसरी चीज है, उसको हम देखेंगे आप आने वाली अपनी सीरीज में। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि उस्मानिया सल्तनत यहाँ पे आई। और उस्मानिया सल्तनत बेसिकली, उस्मान मुस्लिम थे, तो मुस्लिम्स और उस टाइम पीरियड के जो क्रिश्चियंस थे उनके बीच में एक राइवलरी थी, उनके बीच में एक राइवलरी देखने को आपको मिलेगी। राइवलरी कह लीजिए, दुश्मनी कह लीजिए, ठीक है, या एक कंपटीशन कह लीजिए जेरूसलम को जीतने का, ये उस वक्त था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत आई, एक ऐसी सल्तनत आई जो बहुत इस्लामिक है, इस्लामिक लॉज के हिसाब से चलते हैं,
लिबरल है, कहीं मतलब अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने धर्म को पहले देखते हैं, अपने इस्लाम को पहले देखते हैं, और वही चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कुस्तुनतुनिया में आपके उस्मानी सल्तनत आ गई, और यूरोप में आप लोग जानते हैं, यूरोप में आपका जो रिलीजन है, यूरोप का मेनली आज भी रिलीजन क्या है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी है वहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पहले मतभेद है, पहले इनके बहुत सारी लड़ाइयां हैं जेरूसलम को लेकर, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में। तो हुआ क्या यहाँ पर कि कुस्तुनतुनिया ने ट्रेड करना बंद कर दिया, ट्रेड करना आपका बिल्कुल बंद कर दिया, किसके साथ, यूरोप के साथ, यूरोप के साथ ट्रेड करना बंद। तो यूरोप में मसाले जाना भी आपके बंद हो गए। अब जो इंडिया से लेकर कुस्तुनतुनिया मसालों को एक्सपोर्ट करता था आपके यूरोप में, वो यूरोप में मसाले जाना भी बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, तो यहां तक बेटा क्लियर है, यहां तक मसाले जाने आपके बंद हो गए। अब आप में से जो अकलमंद बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो ये जरूर पूछेंगे कि सर ये यूरोप में मसालों का क्या काम, वहां पे पाव भाजी बनती थी या चाउमीन, क्या बनता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, सच ऐसे मसालों का ऐसे यूज नहीं होता था। इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि लाइक जो मसाले होते हैं बेसिकली, वो चीजों को ज्यादा दिन तक अपने साथ प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं मैंगो का, मैंगो अभी आप काट के रखिए, तो मैंगो आपके कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद आपका बेकार हो जाएगा। सेम अगर उसी मैंगो को आप मसालों के साथ रख दो, आप उसका अचार बना करके रख दो, तो अचार आपका महीनों तक चलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही था कि मसालों के साथ जब आप चीजों को प्रिजर्व करके रखते थे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलते थे। तो यूरोप में इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी स्पाइसेस की, जो कुस्तुनतुनिया आपको पूरा करता था। अब हुआ क्या बेटा, यूरोप को मसाले नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं से तो मसाले चाहिए, कहीं ना कहीं से स्पाइसेस चाहिए जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो हुआ क्या, यही वो टाइम पीरियड था जिसमें अब जितने यूरोपियंस थे, अब यूरोपियंस में एक और बात बता दूं आपको, यूरोप में ये रेनेसांस का टाइम था, जिसमें यूरोप आपके डेवलप हो रहा था, यूरोप के कारखाने डेवलप हो रहे थे, यूरोप में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो जितने यूरोपियंस थे, इनके शिप्स डेवलप हो चुके थे, इनके पास शिप्स डेवलप हो चुके थे, और इनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स थोड़े बहुत आ गए थे, जैसे कंपास हुआ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो सबने अपनी अपनी शिप बनाई, और सब इंडिया की तलाश में निकल गए अलग अलग, जिसमें से क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वास्को डिगामा, कुक, ऐसे कई लोग आपके निकले, गिब्राल्टर आपके निकले, 3 4 5 बहुत फेमस नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर मैं बात करूं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपके इंडिया की तलाश में जरूर निकले, लेकिन इंडिया तक वो पहुंच नहीं पाए, वो पहुंच गए आपके अमेरिका। तो इसीलिए अमेरिका की खोज में सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम जो मिलता है आपको, क्रिस्टोफर कोलंबस का मिलता है, कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरीके से इंडिया की तलाश में निकले, और गलती से उन्होंने डिस्कवर कर लिया आपके अमेरिका को। सेम ऐसे ही आपके कुक आए, और कुक ने गलती से डिस्कवर कर लिया आपके ऑस्ट्रेलिया को। सेम ऐसे गिब्राल्टर, गिब्राल्टर ब्राजील पहुंचे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे। तो कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, बट जो बिल्कुल सटीक इंसान निकला, जो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से अफ्रीका के नीचे होते होते जो इंडिया तक आ पहुंचा, वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो वो पहला शख्स था जो इंडिया में आ पहुंचा था आपके, ठीक है, और पहला पोर्तुगीज शख्स। तो उनके बाद देखा देखी जितने यूरोपियंस थे, उन सबको इंडिया में आने का रास्ता मिल गया, और सब इंडिया में अपनी मजबूती को दिखाने, अपनी अपने ट्रेड के लिए इंडिया में आने लगे, क्योंकि मसाले चाहिए। मसालों के साथ साथ जब इन्होंने इंडिया को खोज लिया, तो इंडिया में तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडिया एक बहुत रिचली कंट्री रहा है रिसोर्सेज के टर्म्स में। ठीक है, तो सब लोग इंडिया आए, उनमें से एक थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश की एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें एलिजाबेथ के शेयर, और एलिजाबेथ के अलावा जो उस वक्त इंग्लैंड में प्राइवेट लोग होते थे, उन लोगों के शेयर हुआ करते थे। तो ये एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है, तो यहां तक बेटा क्लियर है, यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लाइक किस तरीके से यूरोपियंस इंडिया में आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। यस, इससे पहले अभी यूरोपियंस इंडिया में आ गए, अब हम देखते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक एज सच मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई है, बट मैं यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप मेरे साथ साथ चीजों को पढ़ेंगे, तो वो चीजें आपकी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी में हमारा छोटा सा टॉपिक है अराइवल
ऑफ ब्रिटिश या फिर मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों का मकसद एक ही है, दोनों एक ही है, बेसिकली कह सकते हैं एक ही नाम है, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इंडिया में कैसे आई और किस टाइम पीरियड में आई, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो आपके कौन ऐसा रूलर था जो इंडिया में रूल कर रहा था, या किस सल्तनत या किस डायनेस्टी की इंडिया में रूलिंग थी, तो उसको पहले समझ लेते हैं। ये वो टाइम पीरियड है बेटा जिस वक्त इंडिया में मुगलों का रूल होता था, ठीक है। उस वक्त इंडिया में जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तब आपके मुगल एम्पायर का रूल था। और मुगल एम्पायर में भी बात करें, पहले तो मैं आपको मुगल एम्पायर के अलग अलग रूलर्स बताता हूँ जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बाबर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। बाबर के बाद आपको मिलेंगे हुमायूं, और हुमायूं के बाद मिलेंगे आपको अकबर, और अकबर के बाद आपको मिलेंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद आपको मिलेंगे शाहजहां, और शाहजहां के बाद मिलेंगे आपको औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद आपको मिलेंगे बहादुर शाह जफर। तो ये वो हायरार्की है पूरे मुगल रूलर्स की जो कहीं ना कहीं इंडिया में आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख भी देता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। बाबर, हुमायूं, मुगलों पर एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत कुछ आपको वहां से भी सीखने के लिए मिलेगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। ये वो रूलर्स हैं बेटा मुगल एम्पायर के जिन लोगों ने इंडिया में बहुत लंबे टाइम पीरियड तक एक ऐसे एम्पायर को चलाया जिसमें बहुत लोग खुशहाल रहे, बहुत लोग प्रॉस्परस रहे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली बहुत स्टेबिलिटी थी इनके टाइम पीरियड पे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में बेटा इंडिया ने काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी हासिल करी थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ब्रिटिशर्स के बारे में। तो ब्रिटिशर्स का जो पहला अटेम्प्ट था, वो पहला अटेम्प्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अकबर के टाइम पे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का, फर्स्ट अटेम्प्ट वो था अकबर के टाइम पीरियड पे, लेकिन अकबर ने उन्हें भगा दिया क्योंकि दुनिया में और जगह देख रहे थे किस तरीके से ब्रिटिशर जाके और दूसरी जगह को कॉलोनी बना रहे थे। तो यहाँ पर अकबर ने उस चीज को पहले आइडेंटिफाई कर लिया, और अकबर ने इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेकर के यहाँ पे इन्हें परमिशन नहीं दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, ठीक है, वो फर्दर आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। बट थोड़े टाइम बाद हुआ क्या, जहांगीर, जहांगीर से इन्होंने परमिशन मांगी। बट जहांगीर से परमिशन मांगने से पहले इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई। देखो अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में ये बात जरूर बताता हूँ जब मैं हिस्ट्री की वीडियो पढ़ाता हूँ कि दुनिया में अगर दो चालाक रीजन्स की बात आए या कंट्रीज की बात आए तो उसमें आपको एक अमेरिका मिल जाएगा और एक आपको ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी अपनाई कि ये जानते थे कि भाई मुगल जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम है, और मुस्लिम जो हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा एक्नॉलेज करेंगे दो जबानों को, जिसमें एक जबान है इनकी पर्शियन और एक तर्किश। ये दो जबानें जो कहीं ना कहीं आपके इनके कोर्ट में चलती हैं, मुगल इन जबानों का यूज करते हैं और इन जबानों को ही अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन अंग्रेजों ने क्या चालाकी दिखाई, इन अंग्रेजों ने ये चालाकी दिखाई, ये अब कौन अंग्रेज थे, दो नाम आपको मिलेंगे, थॉमस रॉय, थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंस। थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंस, ये वो दो नाम मिलेंगे आपको जो उस टाइम पे जहांगीर के कोर्ट में आए, और कोर्ट में आने के बाद इन लोगों ने इन लैंग्वेजेस को बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। बेसिकली कहीं कहीं पर्शियन देते हैं, कहीं कहीं टर्किश, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इन लोगों ने क्या करा, पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने स्पीकिंग करना शुरू कर दिया। अब कोई भी इंसान आए, कोई भी इंसान आए बेटा, ये तो भाई चला गया पूरा हमारा, इसको देखो, हाँ चलो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जहांगीर के टाइम पीरियड पे, वो थोड़ा इरेज कर रहे थे, वो पूरा चला गया, चलो कोई नहीं, वहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। जहांगीर के टाइम पीरियड पे दो अंग्रेज आए आपके, एक का नाम था थॉमस रॉय
थॉमस रॉय और एक आपके कैप्टन हॉकिंस। ये दो अंग्रेज आए और इन अंग्रेजों ने आकर के आपके पर्शियन, कहीं कहीं टर्किश विद पर्शियन इज द मेन, इन लैंग्वेज में बोलना शुरू करा, स्पीकिंग करना शुरू करा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी इंसान के सामने उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान थोड़ा खुश तो होगा। ठीक है, राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, वो इस चीज से ज्यादा भी खुश हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा खुश हो गए तो वो आपको बहुत सारे उपहार देंगे। ठीक है, आपको एकदम जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो हुआ क्या, इसी चीज से जहांगीर जो थे बड़े खुश हुए और जहांगीर ने खुश होकर के क्या बोला कि यार ये तो इतने अच्छे अंग्रेज हैं, ठीक है, इन लोगों को चलो एक काम करते हैं, इन्हें एक टाइटल देते हैं इंग्लिश खां का। ठीक है, तो इन्हें इन्हें क्या टाइटल देते हैं, इंग्लिश खां। इंग्लिश खां का इन्हें टाइटल भी दिया और इन लोगों को इसके साथ साथ क्या दिया, इन लोगों को परमिशन भी दे दी ट्रेड की। ठीक है, इन लोगों को परमिशन भी दे दी कि नाउ यू कैन ट्रेड इन इंडिया, आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सालाना कुछ इनको लाइक एक टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश को, सॉरी ब्रिटिश देते थे अंग्रेजों को, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे इन्हें फाइनली परमिशन मिल गई। ठीक है, तो ये आपका सीन हो गया। बट यहाँ पे इसमें अब और चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक उस टाइम पीरियड पर आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये वो शख्स थे जिन्होंने परमिशन दे दी, जहांगीर ने परमिशन दे दी। ठीक है, जहांगीर के बाद है ना शाहजहां आए, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे जब तीसरे रूलर आपके आ चुके थे जहांगीर के बाद, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी कोशिश करी कि थोड़ी पॉलिटिकली हम चीजों को कवर करते हैं, हम टेरिटोरियल कब्जा करना शुरू करते हैं, हम टेरिटरीज को कब्जा करना शुरू करते हैं इंडिया में। बट ये चीज एज सच इतनी कारगर नहीं साबित हुई। थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई जरूर हुई, लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पे इन्हें बिल्कुल ध्वस्त करके फेंक दिया था। ठीक है, फिर हुआ क्या, 1707 ये आपका टर्निंग पॉइंट है ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स के यहाँ से सुनहरे दिन शुरू हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स के यहाँ से आपके गोल्डन दिन शुरू हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहां पे औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है, औरंगजेब आपके 1707 में इस दुनिया से चले गए थे। यही इसी के बाद अगर देखा जाए बहादुर शाह जफर, फिर उसके आगे आने वाले वीक मुगल्स जो कुछ भी नहीं कर पाए थे, जो कहीं ना कहीं पपेट बन करके रह गए थे, या इतने वीक थे जो ब्रिटिश के सामने या दूसरे जो स्टेट्स थे उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। और इन शॉर्ट आपके ब्रिटिश का पहले तो आपके ट्रेड पे कब्जा था। ठीक है, ट्रेड से अब वो पॉलिटिक्स में आएंगे और पॉलिटिकली भी कब्जा करना शुरू कर देंगे, टेरिटोरियल भी कब्जा करना शुरू कर देंगे, टेरिटरीज इंडिया की जमीनें कब्जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश की लाइफ में, कैसे मुगलों के टाइम पे अंग्रेज आए। और अंग्रेज बेसिकली करते क्या थे ये मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेज इंडिया को एज अ हब ऑफ रिसोर्सेज यूज करते थे, मतलब इंडिया से इंडिया का कच्चा सामान लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में रेनेसांस आ चुका, तो यूरोप की इंडस्ट्रीज वगैरह पहले डेवलप हो चुके थे। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया से रिसोर्सेस को यूज करते थे, इंडिया से रिसोर्सेस को लेके आते थे, वो यूरोप में मतलब ब्रिटेन में अपने मशीनों से उसको बनाया और बनाने के बाद फिर से इंडिया में आकर उसे बेचा करते थे। मतलब इंडिया का सामान लेके इंडिया को ही बेच रहे हैं। जब आप कोई चीज किसी कंट्री से लेकर के जाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, वो टैक्स भी नहीं देते। जब आप किसी कंट्री में कुछ लेकर के आते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी टैक्स नहीं देते। तो सोचो, इनको ना ले जाने पे टैक्स, ना ही लाने पे टैक्स, तो यहाँ पे इनके जो चीजों की कीमत होती है वो कीमत भी बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। तो स्पेशली जो इंडिया के बने हुए सामान है, जो ऑब्वियसली हाथों से बन रहे हैं और इनके बन के आ रहे हैं मशीनों से, तो कंपेरेटिवली प्राइसेस में जमीन और आसमान का फर्क होता था। ब्रिटिश के जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो आपके बहुत ज्यादा सस्ते होते थे, इंडिया के कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत इंडिया के बहुत आपके महंगे होते थे, एक्सपेंसिव भी होते थे, उतने अच्छे भी नहीं होते थे, क्योंकि हाथ से बने हुए चीजें ज्यादा खास नहीं होती। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट है इनकी लाइफ का, यहाँ से अब ये कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, जमीन कब्जाना शुरू करेंगे, अपनी टेरिटरीज को कब्जाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अब ये डिमांड भी करेंगे कि जब इंडिया में मुगल नहीं रहे, यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि अगली स्लाइड यहाँ शुरू होने वाली है। यस, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं पे बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का जो मैं आपको बताता हूँ। लाइक जब मुगल
ने परमिशन दी थी ट्रेड के लिए, तो ब्रिटिशर्स के थोड़े छोटे बहुत थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं ना सिक्योरिटीज थी। अब सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी के लोग थे जो थोड़ा बहुत देखभाल करते थे, वरना पूरा प्रोटेक्शन करने का काम जो बेसिकली उस टाइम पे स्टेट होती थी, गवर्नमेंट होती थी, उसका काम होता था। मुगल्स ने ये काम दिया था दूसरे जो स्टेट्स होते थे, लाइक दूसरे प्रिंसली स्टेट्स, नवाब वगैरह लोगों को, कि जितने भी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम करती हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम आप लोगों का होगा। बट जैसे यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पीरियड पे मुगल्स ढह गए, मुगल्स आपके औरंगजेब के बाद आपके तहसीन हो गए, फिर उसके बाद नादिर शाह आया, नादिर शाह ने मुगलों को और हराया, तो उससे ये पता चल गया कि मुगलों में अब वो पावर नहीं रही है राजपाट करने की। तो इसलिए अब जो प्रोटेक्शन वाला काम है, जो बेसिकली बाहर के यूरोपियंस को प्रोटेक्शन मिलता है इंडिया में, उसके लिए अब हमें खुद से आर्मी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट मिल गया था इन्हें अपनी खुद की आर्मी बनाने का। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आर्मी बनाएंगे तो आर्मी को कहीं ना कहीं से इन्हें फीड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उन्हें पेड भी करना पड़ेगा, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ी जमीनें इन्हें कब्जानी पड़ेंगी। उस जमीनों से ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस जमीनों से ये चीजें जनरेट करेंगे जो बेसिकली इनकी आर्मी के काम आएगी। तो छोटे मोटी जगहों पे तो कब्जा करने दिया, जो और स्टेट से या नवाब से निजाम थे कहीं ना कहीं के, कि चलो भाई थोड़ा करने दो, कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी भी मेंटेन कर रहे हैं, मुगलों में वो पावर नहीं रही है, और सब लोग अपना अपना भी चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड था जिसमें फ्रेंच लोग इंडिया में आ गए, तो फ्रेंच ने बिल्कुल कांटे की टक्कर दी इन्हें। ठीक है, यहाँ मैं डुप्लेक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर और सेकंड कर्नाटक वॉर में आपके साथ रहेंगे फ्रेंच की तरफ से। तो ये वो टाइम पीरियड था जहां पर आके उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी बना ली, और अब यहीं से इसके बाद ही अपना एक्सपेंशन शुरू कर देंगे। लाइक सबसे पहले कर्नाटक वॉर रहेगी आपकी फ्रेंच लोगों के साथ, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, शुरू में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे, जिसमें फ्रेंच भी आपकी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके डुप्लेक्स थे, डुप्लेक्स ने काफी स्ट्रेटेजीज के साथ आपके ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हरा दिया। तो पहली कर्नाटक वॉर को आपके मद्रास में उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, फिर आपके सेकंड कर्नाटक वॉर हुई। ये हिस्ट्री का थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कभी हम देखेंगे, बट अभी हम इंडिया के आजादी के कंटेक्स्ट से ये चीज देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश आपके इंडिया में काबिज हो गए। फिर उनको काबिज होने के बाद जो हमने उखाड़ फेंका, उसको उखाड़ने के पीछे हमारी कितनी बड़ी स्ट्रगल रही है वो देखेंगे, कि लाइक इतने जड़ों को अपने मजबूत कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, कि इंडिया से उसको निकालने में हमें काफी टाइम लग गया, काफी लंबी एक टाइम पीरियड लग गया, काफी लोगों की जान भी गई, और एक लंबा टाइम के बाद हमें वो खुशी मिली। तो वही देख रहे हैं हम किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने पैरों को इंडिया मजबूत कर लिया था, उसी चीज को यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड कर्नाटक वॉर हुई। सेकंड कर्नाटक वॉर में यहाँ पर फ्रेंच लोग हार गए थे। ठीक है, थर्ड में भी हार गए थे। थर्ड में आने के बाद फ्रांस का रोल दोनों इंडिया में खत्म हो गया था बिल्कुल। यहाँ आप कह सकते हैं फ्रांस को थोड़ा बहुत जो उनकी फैक्ट्रीज थी वो ट्रेड करने की परमिशन दे करके, बाकी उनकी आर्मी वगैरह सब बैन कर दी, और अब वो लड़ नहीं सकते थे जिस तरीके से डुप्लेक्स और ये सब लड़ के गए थे पहले। ठीक है, फिर आपके बैटल ऑफ प्लासे हुई, बहुत फेमस लड़ाई है, इस पे भी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा आपके 1757 में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से बंगाल को कवर कर लिया, और बंगाल स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है, क्योंकि बंगाल का बहुत सारा एरिया ऐसा भी था जो फर्टाइल था, जहाँ पे खेती कर सकते थे ये लोग। ठीक है, बंगाल एक ऐसा सेंटर भी रहा था जहाँ से 40% ट्रेड उस टाइम का होता था। ठीक है, और बंगाल एक कह सकते हैं एक वो समुद्री एरिया भी रहा है जहाँ पे शिप्स का आना जाना लगा रहता था। तो बंगाल को कवर करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बाद में इनकी बहुत लड़ाई हुई सिराजुद्दौला और ये सब इन सब से, तो उसको हम बाद में कभी कवर करेंगे, वो इतना डीप अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में भी सेम इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, जिसमें मुगल राजा भी थे। तो इसके बाद से इनका पूरा जो कह सकते हैं, ठीक है, 65 के बाद पूरा इनका रूल जो है इंडिया में आपके स्टैब्लिश हो गया पूरा अच्छे तरीके से, यहाँ पे ये नाजिल हो गए हमारे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लगभग लगभग कह सकते हैं 70s में आते आते अपनी पूरी पकड़ इंडिया में बना ली, पूरी इंडिया में पकड़ बना ली, और इंडिया में इकोनॉमिक कब्जे के बाद इकोनॉमिक कब्जा इन्होंने सबसे पहले ट्रेड से करा था। ठीक है, पहले क्या करते थे, कुछ चीज इनको इंडिया से चाहिए होती थी, लाइक उसको खरीदते थे। ठीक है, अब इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि अब हम चीजों को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज इतने चालाक थे कि चीजों हर चीज को करने का एक शॉर्टकट और एक इजी तरीका और बेईमानी लेके आते थे कि बिना फायदे के ये चीज हमें मिल जाए। तो जो पहले इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, रॉ मटेरियल ने खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ये रूलर बन गए। ट्रेडर टू रूलर की जर्नी है बेसिकली ये। जब ये ट्रेडर बन गए, तो ट्रेडर बनने के बाद अब इन्होंने क्या करा, अब हम रूलर बनेंगे,
हमेशा ट्रेडर को चीजें खरीदनी पड़ती है, रूलर को खरीदनी नहीं पड़ती। राजा जहां खड़ा हो जाता है वहीं पे चीजें उसके कदमों में आके बिछ जाती हैं। तो सेम चीज उन्होंने यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है। अब ये राजा बन गए, रूलर बन गए, अब इनके पास चीजें टैक्सेस के तौर पे, दूसरे रेवेन्यूज के तौर पे, जितने भी रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो सब इनके कदमों में खुद ही यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखेंगे हम कि इतना हमें पता चल गया कि इंडिया में भाई मजबूती से पैर जमा लिए ब्रिटिश ने, और इंडिया जो एक टाइम पे इतना रिच और प्रॉस्परस कंट्री होता था उसको इन्होंने गुलाम बना लिया है। अब हमारा स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम शुरू होगा, किस तरीके से इंडिया अपनी आजादी की लड़ाई शुरू करेगा। अब हमारे इस लेक्चर का सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। फर्स्ट हाफ यहां तक ये था कि किस तरीके से ब्रिटिशर आए, किस तरीके से यूरोपियंस आए और आकर के इंडिया में अपना कब्जा उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसी चीज को देखते हुए अब किस तरीके से हमने रिटेलिएट करा, हमने उसका जवाब दिया, और आजादी के लिए क्या हमारी स्ट्रगल रही, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही, कौन कौन से चेहरे रहे और किन किन चेहरों की वजह से आज हमें आजादी मिली, कौन कौन से मूवमेंट हुए, और इस मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या करा, हमने उसके जवाब में हमने क्या करा, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, ठीक है। तो यहां तक बच्चों मुझे बताओ, यहां तक सब आपका क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों का यहाँ पर सब क्लियर होगा। तो चलिए अपने इस मोमेंट को शुरू करते हैं। द जर्नी फ्रॉम 1857 टू 1947। आपके 1857 से लेके 1947 तक की जर्नी, ये पहला पिक्चर आपको ये बता रहा है किस तरीके से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, किस तरीके से इंडिया के अलग अलग रीजन्स से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, आजादी के लिए लोग आगे निकल करके आए, और अलग अलग, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, ठीक है, बेगम हजरत महल हो, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे आजादी की लड़ाई को लीड करा, आजादी की लड़ाई को निकल करके आए, और 1857 को इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखेंगे, इसमें एक मेन ट्रिगर पॉइंट था जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप कह सकते हैं। बेसिकली ये इंडिपेंडेंस डे हमारे फ्राइडे का दिन था, बहुत ही मुबारक दिन जब हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, फ्राइडे का दिन। और ये आप देख सकते हैं पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ यही बात छपी हुई है, राइज ऑफ अ न्यू एरा, एक नए दौर की शुरुआत, और सैल्यूट टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। जी हाँ, एक्चुअली में सैल्यूट जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में इस वक्त बैठे हुए हैं। इंडिया फ्रीडम सेलिब्रेशन इज एवरीवेयर, इंडिया के हर एक कोने में इस आजादी के जश्न को मनाया गया, बहुत ही बहुत ही जोर के साथ, बहुत ही खुशी के साथ। एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी है जो मैं इस पैराग्राफ से आपको, इस पिक्चर से पढ़ के सुनाऊंगा। Thousands let down their lives so that our country breathe this day. हजारों जाने बिछ गई सिर्फ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन हम खुली हवा में सांस ले सकें, अपने कंट्री में, आजाद कंट्री में, अपने खुद के कंट्री में हम आजादी के साथ सांस ले सकें। यही बात इस पूरे उसमें बता रहे हैं। नेवर फॉरगेट दी सेक्रीफाइसेस, और बिल्कुल सच बात है ये, इन जवानों को, ये जो जाने बेटा गई हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, इनका कोई पर्सनल मकसद नहीं था। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भगत सिंह की, तो इनका कोई पर्सनल ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं था, लाइक मोटिव कह सकते हैं, लाइक मुझे आजादी मिल जाएगी तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले इंडिया को बेहतर बनाने के लिए, आने वाली जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए ये हमें आजाद करवा के गए। अभी इन सभी पर्सनैलिटीज के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एक ट्रिगर पॉइंट देखते हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट रहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसकी शुरुआत जो होती है बेटा एक म्यूटनी से होती है। म्यूटनी बोलते हैं आप, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, MUTINY। म्यूटनी क्या होता है, बेसिकली पूरा टर्म है द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, या फिर अपराइजिंग ऑफ म्यूटनी 1857। ये क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, हुआ क्या, अंग्रेजों ने क्या करा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं,
अंग्रेजों ने एक कार्टेज बनाया, और कार्टेज जो था बेसिकली उसके ऊपर एक कवरिंग इन्होंने लगाई, जो कवरिंग बनी थी फैट से बनी थी, ठीक है। और जो फैट जो होता था वो दो एनिमल्स का होता था, एक काव और एक पिग, उसकी कवरिंग बनाते थे। और किसी भी सोल्जर को अगर उस कार्टेज को लोड करना है गन में, तो उसकी कवरिंग को काटना पड़ता था पहले मुंह में लेकर के, और देन उसको लोड करना पड़ता था। और ऑब्वियस सी बात है, दो बड़े रिलीजन उस टाइम पीरियड में भी इंडिया में और आज की डेट में भी, हिंदुइज्म और मुस्लिम इस्लाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए, काउ इज अ सैक्रेड एनिमल इन हिंदुइज्म, तो ऑब्वियस सी बात है, माता मानते हैं तो उसके फेट को तो मुंह में लेंगे नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही गलत बात है ये। सेम फॉर द मुस्लिम, पिग प्रोहिबिटेड है, हराम है हमारे उसमें, तो हम उसकी चर्बी को, उसके फैट को मुंह में नहीं लेंगे। तो दोनों ही कम्युनिटी बड़े भैया इसमें बड़े एग्रेसिव हो गए, बड़े गुस्से हो गए कि ये भाई क्या बना दिया, और हम जो है अब अपने यू नो इस आजादी के इसको हमने यूज करेंगे और हम जो रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा है, आप देख सकते हैं, द यूज ऑफ एनिमल ग्रीस, ग्रीस बोलते हैं फैट को, चर्बी को, ऑन द कार्टेज ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल वाज द फर्स्ट स्ट्रो, while loading the rifle soldier had to bite off the end of the cartridge. It was made up of either pig or cow fat, which violated the religious sentiments of the Muslims and Hindus. हिंदूज और मुस्लिम्स के जो सेंटिमेंट्स थे उनको बिल्कुल हर्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ से ट्रिगर पॉइंट बन गया। मंगल पांडे ने इसको फिर आगे जाकर के लीड करा पूरा, ठीक है। आगे आपको किस तरीके से दिखा था, मेरठ में सबसे पहले आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। ये ट्रिगर पॉइंट मिल गया बेसिकली। अंग्रेज इसको ये भी कहते हैं कि ये सिपाही म्यूटनी था, है ना, बट यही वो पहला पॉइंट था जहां से इंडिया की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। 1857 की आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जो अलग अलग जगहों पर जाकर के आपके पहुंची। अगर हम बात करें झांसी की रानी की, ठीक है, सिर्फ एक यही वजह नहीं थी, वजह और बहुत सारी थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेज चीजों को अपनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं चीजों को कवर अप करने के लिए, बहुत अपनी पॉलिसीज को लेके आते थे। मतलब अंग्रेज वो पढ़े लिखे चोर थे, जो कोड वोड पहन करके आते थे और बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से चोरी करा करते थे। ये लोग क्या करते थे, हर एक चीज, अब ये डायरेक्ट डकैती तो नहीं डाल सकते, ये उसकी पॉलिसी लेके आते थे, उसका रूल लेकर के आते थे। जैसे मैं दो पॉलिसी की बात करता हूँ जो 1857 के रिवॉल्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लोग गुस्सा हुए। लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में बेटा क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह था कि अगर कोई रूलर है और उसका खुद का कोई खून, मतलब खुद का कोई बेटा नहीं है जो बेसिकली रूल कर सके, तो बेसिकली जो उसका पूरा एम्पायर होगा, जो पूरा उसका राजपाट होगा, वो उठ करके ब्रिटिश के पास चला जाएगा। मतलब अगर किसी का कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो जो पूरा राजपाट जो है वो उठ करके ब्रिटिश के पास चला जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो भी, मतलब सपोज करिए कोई एक इंसान है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे आपने बच्चा देखा होगा, जिसको लेकर के रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी बहुत। तो उनके बारे में ये कहता हूँ, उनका एडॉप्टेड चाइल्ड था वो, जिसको लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो उनका खुद का बच्चा नहीं था, एडॉप्टेड था। तो इसी पे उन्होंने, अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आए कि भाई पूरी जो जमीनें हैं, पूरा राजपाट है, वो सब हम कब्जा लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी दम तक इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटेड पॉलिसी थी, बहुत गलत पॉलिसी थी। अगर आपको लूटना है तो ऐसे लूट लो, ठीक है, बट नहीं, पॉलिसी लेकर ला करके लूटेंगे, जो हम ये दिखा सके हाँ भाई कानून लेकर के आए। नेक्स्ट है आपका सब्सिडी अलायंस। बहुत सारे नवाबों को और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनको सब्सिडी अलायंस में लेकर के आए ये लोग। सब्सिडी अलायंस में ये था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आप आर्मी नहीं बना सकते खुद की, आप किसी पर अटैक नहीं कर सकते, आप किसी से पीस ट्रीटी साइन नहीं कर सकते, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, आप वेपन्स नहीं रख सकते। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो हमें बताओ, हम आपको मदद करेंगे। और मदद भी कैसे करेंगे, जो हमें ठीक लगेगा। मदद होनी चाहिए आपकी, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, या हमारे फायदे की बात है तो हम मदद करेंगे, अदरवाइज मदद नहीं करेंगे। तो ये सब्सिडी अलायंस था। इसके बदले बहुत सारे नवाबों को, राजाओं को उस टाइम पे ब्रिटिश को पैसा देना पड़ता था। तो क्या बात हुई, मैं राजा हूँ तो राजा, आर्मी के बिना कैसा राजा, मैं टीचर हूँ बिना नॉलेज के, मैं किस बात का टीचर। तो सेम बात है, अगर राजा है तो उसके बाद आर्मी होनी चाहिए। आप ये नहीं राजा बना रखा है, आर्मी वो अपनी चला रहे हैं, तो बेसिकली राजा आप कठपुतली है, वो पपेट है, ठीक है। तो सेम ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेकर के आए। ब्रिटिशर ये कह सकते हैं, ब्रिटिशर सिर्फ बेटा इंडिया में ये नहीं कि ब्रिटिशर सिर्फ राजा महाराजाओं को परेशान कर रहे थे। आगे चल करके देखेंगे आप, या भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से छोटे फार्मर्स को परेशान करते थे। एक इंडिया का जो नॉर्मल फार्मर होता है वो चाहता है अपने ग्रेन वाले क्रॉप्स को उगाना, या सीरियस क्रॉप को उगाना, जिसमें आपके वीट है, राइस है, मतलब ऐसी फसलें उगाना है जो कहीं ना कहीं वो आगे चल करके उसका घर पे भी काम आए। सपोज करो किसी किसान ने गेहूं को उगाया और थोड़ा सा गेहूं उसने बचा के रख लिया, जो ये साल भर मेरे घर पे चल जाएगा, 6 महीने मेरे घर पे चल जाएगा, बाकी उसने सरप्लस मार्केट में बेच दिया।
अंग्रेज इतने मक्कार, इतने बदतमीज होते थे, ये लोग क्या करते थे, जबरदस्ती उनसे ऐसी क्रॉप्स को उगवाया करते थे जिनकी ब्रिटेन में बहुत बड़ी डिमांड थी। जिसका मैं एक एग्जांपल दूंगा इंडिगो का, आगे चल करके आप देखेंगे स्लाइड्स में। इंडिगो एक ऐसा क्रॉप था जो जिसपे फूल आता था नीले कलर का, और उससे नीला कलर बनाया जाता है, और इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी कपड़ा रंगने के लिए और दूसरी डाइज वगैरह के लिए ब्रिटेन में। तो जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाया करते थे, खास करके बिहार के चंपारण वाले इलाके में, जिसमें बहुत लोग नाराज भी हुए, महात्मा गांधी के पास आए अपनी अपील लेकर के। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिगो उगाएंगे, इंडिगो को खाएंगे तो नहीं। एक तो पहला जो पॉइंट था वो तो इनवैलिड हो गया, उनको बेकार हो गया, भैया उनको खाने के लिए कुछ और भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसको कोई और खरीदेगा नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में चावल को लेके जाओ, गेहूं को लेके जाओ, लोग खरीद लेंगे, लेकिन इंडिगो को कोई नहीं खरीदेगा। तो दूसरा पॉइंट भी गया उनका कहीं और बेचने का, सेकंड सेलर। ठीक है, खरीदेंगे ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर जिस दाम पे बोलेंगे उस दाम पे खरीदना पड़ेगा, और मजबूरन उनको बेचना पड़ेगा क्योंकि गरीब किसान है, लोन लेकर के वो उगाया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से उन्होंने छोटे बड़े हर किसी को परेशान करा, नॉर्मल इंडियंस को परेशान करा। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लेके आए, कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आए, अमीर गरीब पे लेकर के आए। ठीक है, बहुत सी जगहों पे लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, अलग अलग इनके कॉलेजेस होते थे, अपने आप को सुपीरियर समझना। ठीक है, तो इस सब पे बहुत सारी चीजें बनी है, बहुत सारी मूवी बनी है। ठीक है, क्रिकेट को अपना सब कुछ समझते थे, लेकिन क्रिकेट हमें ही आता और किसी को नहीं आता। इसके ऊपर एक पूरी लगान मूवी है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज इनसे ज्यादा अच्छा क्रिकेट हम खेल लेते हैं, अच्छे इनसे ज्यादा ट्रॉफीज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं से किसी ने कोई चीज बेसिकली इन्वेंट करी है, उसको कौन किस तरीके से यूज करता है, कौन कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, ये देखा जाता है मेनली। तो ये आपका पूरा मोमेंट रहा है, मैंने आपको बताया किस तरीके से इसमें ट्रिगर पॉइंट मिला। अब सिंपल हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हमारी आजादी का क्या कॉन्सेप्ट था, हमारी आजादी की क्या लड़ाई थी जो हमने यहाँ पर आकर के शुरू करी। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन पार्ट इस चैप्टर का शुरू होगा कि हमने अपनी आजादी के लिए कितनी जाने गंवाई और कितना टाइम दिया और कितने तरीके से चीजों को हमने देखा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी जद्दोजहद के बाद आज का जो आजादी का दिन है, जो यौम आजादी है, ये हमें यहाँ पे मिली। तो दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं साइमन गो बैक, जब साइमन कमीशन इंडिया में आई थी तब का पिक्चर है, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करा था, जब सुभाष चंद्र बोस आपके बाहर से इंडिया को लीड कर रहे थे, इंडिया के लिए अपने फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, ये तब की बात हो रही है। आप इन्हीं सब चीजों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंडिया में आई, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, बाकी गांधी जी का क्या रोल है पूरा देखा जाएगा। तो गांधी जी को तो कौन नहीं जानता इंडिया में, गांधी जी एक वो चेहरा है जिसको किसी भी परिचय की, किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटी ना होते गांधी जी, तो आज ये नोटों पे ना होते। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो बेटा यही है। तो बर्थ ऑफ अ ग्रेट लीडर, गांधी जी की बर्थ, मतलब गांधी जी की एक्चुअल बर्थ नहीं, कि किस तरीके से गांधी जी इस नेशनल मूवमेंट में आए। बात होती है बेटा 1915 की, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। और थोड़ा बैकग्राउंड से इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, बैकग्राउंड से इस चीज के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे, ठीक है, तो गांधी जी वहां भी यू नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ाई कर रहे थे। वहां भी गांधी जी सत्याग्रह अपना रहे थे। सत्याग्रह बेटा गांधी जी का एक वेपन था जिसको गांधी यूज करते थे। गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब ये था कि लाइक आपको कोई भी अपनी बात मनवानी है तो बिना लड़े, बिना झगड़ के आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप नॉन वायलेंट तरीके को दूर करके, सॉरी, नॉन वायलेंट तरीके से आप चीजों को अपना सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी आपके 1915 में इंडिया आए, और जब इंडिया के साउथ अफ्रीका से लोग इंडिया आते थे गांधी जी के आने से पहले, तो वो ये बताते थे यहाँ के लोगों को, इंडियंस को, कि एक गांधी जी हैं, आपके यहाँ के एक लोग हैं, एक इंसान है, एक पर्सनैलिटी है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो वहां पे हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट के रेसिज्म के ऊपर, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें बचाते हैं, लड़ाई भी करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली पहले से गांधी जी का एक फेस बन चुका था, तो क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है, सेम गांधी जी को भी पता था लाइक इंडिया में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल जी ने क्या करा, गोपाल जी, सोचो गांधी जी का कोई गुरु है तो कितना समझदार रहा होगा, कितनी वाइड थिंकिंग होगी, कितनी बढ़िया थिंकिंग होगी उस पर्सनालिटी की।
तो गोपाल जी ने क्या करा गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी को जानते थे कि गांधी जी किस तरीके के इंसान है, ये अगर इंडिया में कुछ कर गए तो भाई बहुत एक बड़ा नाम हो जाएगा और इंडिया की आजादी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ये चीज गोपाल कृष्ण गोखले भाप गए थे। तो हुआ क्या, जैसे गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला कि आप बहुत टाइम बाद इंडिया में आए हैं, तो एक काम करिए, आप रज के इंडिया घूमिए, आप अच्छे से इंडिया घूमिए, 1-2 साल इंडिया घूमिए और देखिए, फिर उसके बाद आप रिलैक्स लीजिएगा, फिर अपने जो घर है आपका पोरबंदर गुजरात में, आप वहां पर आइएगा, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से वक्त गुजारिएगा। तो गांधी जी ने अपने गुरु की बात मानी, ठीक है, तो गुरु की बात बेटा माननी चाहिए आप लोगों को। गोपाल जी की बात मानी गांधी जी ने, और गांधी जी इंडिया के दौरे पे निकल गए, ठीक है। और जब इंडिया के दौरे पे निकले, 1916-17 की बात हो रही है ये, ठीक है, तो इंडिया ने हर एक जगह, इंडिया में हर एक जगह इन्होंने देखा। ये अहमदाबाद गए, ठीक है, ये आपके चंपारण गए, तो ऐसे कई सारी जगहों पे इन्होंने, खेड़ा गए बेसिकली, तो तीनों जगह पे देखा कि भाई लोग कितने परेशान है, कहीं पे मिल वर्कर परेशान है, कहीं पे फार्मर परेशान है, कहीं पे दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स परेशान है। तो गांधी ने क्या देखा, यार ये तो हर जगह परेशानी है, मैं वहां पर लड़ाई करके आ रहा हूँ, मेरे खुद के कंट्री में इतना बवाल हो रखा है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे गांधी जी आए और गांधी ने कहा कि भाई चलो, जो मैं वहां पर करके आया, अब वही चीज मैं इंडिया में भी करूंगा। अब इंडिया में भी सत्याग्रह इंट्रोड्यूस करे, तो तीनों बड़े सत्याग्रह गांधी जी के पहले सत्याग्रह, चाहे वो खेड़ा हो, चाहे वो आपका, ठीक है, लाइक चंपारण का हो, ठीक है, चाहे वो अहमदाबाद का हो, तो तीनों बड़े आपके सत्याग्रह गांधी जी ने यहीं पर शुरू करे, ठीक है। इसके अलावा आपके 1919 में जब आपके जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग अभी हम पूरे टाइमलाइन में देखेंगे, मैं आपके लिए पूरे टाइमलाइन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पर, ठीक है। तो गांधी जी ने जैसे आपके 1718 में आते आते सत्याग्रह शुरू करा, और गांधी जी एक बड़ा चेहरा ही बन गए थे, क्योंकि गांधी जी एक नई चीज लेकर के आए थे, क्योंकि उससे पहले लड़ाइयां चल रही थी, बहुत लड़ाइयां करके भी देख लिया 1857 में कि ब्रिटिशर्स को हरा पाना उस तरीके से थोड़ा आसान नहीं था, ब्रिटिशर्स को दोनों तरीके से हराना जरूरी था। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में भी पढ़ा था, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री थी बहुत अच्छी, उसमें ये देखा था कि ब्रिटिश एक ऐसी जड़ बन गए थे इंडिया में, जिसको एक तरीके से हम हरा ही नहीं सकते। हम ऐसा नहीं है कि हम उनको वायलेंट तरीके से हरा दें, क्योंकि वो भी नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से इंडिया पे काबिज थे वो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरीके से आप नॉन वायलेंट तरीके से आप बैठ जाए, अभी थप्पड़ गाल आगे करके थप्पड़ मार दो, आ जाओ चले जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं था। दोनों तरीके से इक्वल एक जो ट्रीटमेंट मिला, उसकी वजह से भी आपके ये इंडिया से गए थे। तो सिर्फ यही नहीं कि वायलेंट या सिर्फ नॉन वायलेंट तरीके से चले गए, इसके पीछे दोनों ही रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहे, और लगभग लगभग 50% चांस दोनों का रहा है। इसमें से 2-3 चीजों के बारे में अभी आप देखेंगे, 2-3 पर्सनैलिटीज के बारे में देखेंगे, इसीलिए मैंने सिलेक्टेड पर्सनैलिटी आपकी नहीं रखी है। एक तो पहले गांधी जी हैं, गांधी ने किस तरीके से नॉन वायलेंट तरीके से उनको भगाया सत्याग्रह करके, ये भी हम देखेंगे। आगे हम भगत सिंह के बारे में देखेंगे, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे, हम देखेंगे भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह ने किस तरीके से एक वायलेंट तरीके से अपना एक रोल प्ले करा, और सिर्फ वायलेंट ही नहीं, बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, तो काफी चीजों को समझ के भी इन्होंने चीजों को लीड करा। फिर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का, कि किस तरीके से इंडिया से जाने के बाद कभी ब्रिटिशर्स के हाथ आए ही नहीं। एक बात बोली थी उन्होंने कि अगर इंडिया से मेरे गायब होने के 4 या 5 दिन बाद ब्रिटिशर्स को पता चलेगा कि मैं कहां पर हूं, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, और आज तक की डेट है, सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर कभी पकड़ ही नहीं पाए, अंग्रेज कभी पकड़ ही नहीं पाए। तो ये आगे देखेंगे हम। फिर इसी के साथ मैं बी आर अम्बेडकर के बारे में भी कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ, बी आर अम्बेडकर को भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक किस तरीके से उन्होंने वहां से उठ करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग की, और जलियांवाला बाग आपका 1919 में हुआ, 13 अप्रैल की बात हो रही है ये। अब जलियांवाला बाग हुआ क्या, इससे पहले जो है आया था आपका रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट में बेटा क्या हुआ, रॉलेट एक्ट में ये हुआ कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए दिख गए, या फिर आप ग्रुपिंग करते हुए दिख गए, या आप अपनी पॉलिटिकली कोई मीटिंग करते हुए दिख गए, या आपने राजनीतिक तरीके से कैसे भी आपने एक्टिविटी करना शुरू करी, अपना कोई पार्टी वार्टी बनाई, तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, विदाउट एनी ट्रायल, मतलब बिना किसी बेल वेल के साथ आपको 2 साल के लिए डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये भाई रॉलेट एक्ट आया, तो लोग इसके लिए बड़ा वो करने लगे कि ये तो गलत है, गलत चीज है,
कोई कैसे यार कोई अपने हक के लिए बात नहीं कर सकता, पार्टी नहीं बना सकता, या चालू मिल करके कहीं किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत बात थी। इसके लिए गांधी जी ने भी बहुत धरने वरने दिए, पूरे स्ट्राइक स्ट्राइक करा, पूरे हड़ताल हुई। तो हड़ताल हुई तो ऑब्वियस सी बात है, हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है, थोड़ी झड़प भी होती है। तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में थोड़ी झड़प हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी वो कर्फ्यू जो होता है, लाइक आपके बेसिक्स राइट्स को आपसे थोड़े टाइम के लिए छीन लिया जाता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ बोल नहीं सकते। तो इंडियंस तो भोले वाले होते हैं। उसी टाइम पीरियड पे बेटा क्या था आपके, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है इंडिया में, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मींस जब फसल कटती है तो भाई सालाना फेस्टिवल होता है, फसल कटती है, पैसा आता है, तो लोग खुशियां मनाते हैं जो किसान होते हैं। तो अमृतसर की बात हो रही है, ये अमृतसर में आपके क्या हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल था, बैसाखी का बेसिकली। तो उसमें आपका क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे वो जलियांवाला बेसिकली एक बाग था, गार्डन था, तो वहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये बात उस वक्त के जनरल को पता चली। इंडियन भोले वाले भी थे, नॉर्मली इकट्ठा भी थे लोग, ऑब्वियस सी बात है, मेला लगा होगा तो लोग इसको अच्छे से देखेंगे भी। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कि लोग इकट्ठा हैं, मेला चल रहा है, खुशियां मना रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े लोग आए हुए हैं, औरतें आई हुई हैं। तो ये बात जब जनरल डायर को पता चली तो जनरल डायर फौरन आ गया, क्योंकि उसका कहना यह था कि भाई इमरजेंसी का आप लोग उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। जब इमरजेंसी लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आपको इस तरीके से इकट्ठा नहीं होना। जनरल डायर ने एंटर करा जलियांवाला बाग में, 23 अप्रैल की बात है। दोनों एग्जिट, जितने भी एग्जिट थे वहां पर, उनको बंद करवा दिया और ओपन फायर करवा दिया इनोसेंट्स इंडियंस पर। इनोसेंट्स इंडियंस पर ओपन फायर करवा दिया, और उसमें बड़े बूढ़े बच्चे औरतें मर्द सब लोगों पे ओपन गोलियां चलवा दी। वहां पर एक कुआं भी होता था, लोग अपनी जान बचाने के लिए, गोली से बचने के लिए कुएं तक में कूदे, बहुत से लोग कुएं में कूद के मर गए। और बहुत से लोग जो कूदे उनमें से कुछ लोगों की जान बच गई। उन लोगों ने इस चीज को देखा, और बहुत से ऐसी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ऐसे लाइव विक्टिम्स लोग हैं उस टाइम पीरियड के, जिन्होंने पूरा उस चीज को अपनी आंखों से देखा और मुंह जबानी बयान भी करा। तो ये गांधी जी को बड़ा भाई ये बुरा लगा, और गांधी ने इसी के बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में शुरू कर दिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन मतलब नहीं, कॉपरेशन मतलब सपोर्ट, मूवमेंट एक पूरा मुहिम हम चलाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। इंडिया किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, उनके कॉलेजेस को छोड़ देंगे, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उनको छोड़ देंगे, उनको आग लगा देंगे, बोनफायर लगाएंगे। जब इस स्वदेशी मूवमेंट आपका और ज्यादा उरूज पर आ गया और स्वदेशी मूवमेंट पे इंडिया के बने हुए चीजें बिकने लगी, खादी बिकने लगा, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही था बेसिकली, ब्रिटिश गुड्स को बोनफायर में आग लगा देना। ये वही टाइम पीरियड था जब भगत सिंह 12 साल के थे, और भगत सिंह ने गांधी जी से इंस्पायर होकर के 12 साल की उम्र में वो जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स की जो किताबें थी उनमें आग लगा दी थी। तो ये भी छोटा सा एक पॉइंट था इसमें, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ आते आते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 2 साल बाद आपके 1920 के बाद आपके 1922 में चोरी चोरा हुआ। गांधी जी कहते कहते थक गए, आपको वायलेंट नहीं होना, वायलेंट नहीं होना, आपको लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी। बट कुछ लोग आपके गोरखपुर में पुलिस स्टेशन के पास वाले रोड पे, सामने वाले रोड पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, पुलिस वालों से कुछ उनकी बात सुनी हुई, झड़प हुई, पुलिस वालों उन्होंने मारा। लोगों ने क्या करा, पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। ऑब्वियस सी बात है, कोई कब तक किसी की बात सुनेगा। एक तो आप हमारे घर में आगे बैठे हो और हमें गालियां दे रहे हो, हमें पीट रहे हो, हमें बुरा भला कह रहे हो, तो भाई इतने मुर्दार तो हम भी नहीं है जो बात को इतने टाइम तक सह लेंगे। लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने पूरी पुलिस चौकी को 22 पुलिस वालों के साथ जला दिया। गांधी ने तभी आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ठप कर दिया, और इस चीज से बड़ा गुस्सा हुए भगत सिंह उस टाइम पीरियड पे, जो जितना बड़ा मुहिम इंडिया में चल रहा था वो गांधी जी को रोकना पड़ा, क्योंकि गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था, आपको वायलेंट नहीं होना है, आपको वायलेंट नहीं होना है। तो ये गांधी जी का एक इंट्रोडक्शन था, गांधी जी किस तरीके से फ्रेम में आए, किस तरीके से गांधी जी ने बड़े बड़े चीजों को यहाँ पर चलाया। अब यहाँ पे हम टाइमलाइन देखेंगे, कौन से टाइम पीरियड पे कौन कौन सी चीजें रही। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा इस वीडियो को हो चुका है। आई होप, मुझे पक्का यकीन है आप लोग बोर नहीं हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद। और अब जो है बेटा, अब हम एक टाइमलाइन देखेंगे, कौन सा इवेंट किस टाइम पे हुआ और कौन से इवेंट के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है। तो इसको यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, गांधी जी इतने काबिल इंसान थे, गांधी जी कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे।
गांधी जी के बारे में हमेशा एक बात याद रखना, गांधी जी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, गांधी जी कभी भी पॉलिटिशियन नहीं रहे, कभी नेता नहीं रहे, लेकिन पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, इसको एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने बनाया था आपके, वो पूरी आईएनसी गांधी जी के अंडर में चलती थी। सोचो कितने बड़ी पर्सनालिटी थे गांधी जी। ठीक है, तो 1885 में आपके बर्थ हुई थी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी स्लाइड आपके सामने रहेंगी तो आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो सका तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा आपके साथ। तो 1885 में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, आजादी से पहले की एक पहली पार्टी और आजादी के बाद भी आपके पहला इलेक्शन जीतने वाली और काफी टाइम तक इंडिया में 40-45 साल रूल करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीजें हुई, फिर हाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि उसी टाइम आपके कुछ सालों बाद, लगभग देखा जाए तो 20-21 साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग भी आपकी फॉर्म हुई। नवाब समीउल्लाह ने ढाका में इसको फॉर्म करा था। अब मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम्स का भी रोल यहाँ पे बहुत बड़ा रहेगा। आजादी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग बड़े बढ़ चढ़ के आए, एक ये कह सकते हैं ये वो आजादी है जो सबके लिए है और सबने इसमें बराबरी का खून बहाया है। ठीक है, तो सबका हिंदुस्तान है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, सबका बराबरी का हिंदुस्तान है। जितने लोगों ने इसमें अपना पार्ट लिया था आजादी के लड़ाई में, खून बहाया है अपना, वो सभी लोगों का। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने शुरू करा था, ये पॉइंट बीच में थोड़ा मिस हो गया, आगे 1920 समथिंग में ये आएगा कि गांधी जी ने उसी वक्त एक मूवमेंट और शुरू हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट आपको वो मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने ये देखा कि यार मुसलमानों को भी अगर हम इसमें हम जोड़ लें तो एक तो हमारे पास अपर कास्ट हिंदू तो है ही, मतलब नॉर्मल हिंदूज तो हैं, जो आईएनसी वगैरह है पूरे, बड़े बड़े हिंदू भी थे उसमें, तो ये तो हमारे पास है, हमारे पास नॉर्मल जनता भी है, कॉमन पीपल भी है। क्यों ना मुस्लिम्स को भी एड ऑन कर ले अपने इसमें, जिससे हमारा ये जो आजादी का मुहिम है वो तगड़ा हो जाए। अब इसमें एक मूवमेंट चला, खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट में बेटा क्या है, खिलाफत मूवमेंट में ये रहा कि लाइक खिलाफत मूवमेंट में जब वर्ल्ड वॉर 2 हारा ऑटोमन, ठीक है, तो ऑटोमन टूट गया, और जो बची कुछ मुसलमानों की जो पावर थी, जो कैलिफेट पीरियड चलती आ रही थी, वो ऑटोमन में बची हुई थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन को हरा दिया, हराने के बाद खलीफाओं की बेइज्जती करी, कुछ अपशब्द बोले। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसी को हरा दो अलग बात है, लेकिन हरा करके आप उसके धर्म के बारे में या उसके जो गॉड रहे हैं जिनको वो मानते हैं उनको अगर लाइक गलत कहना, ये तो खराब बात है ना बिल्कुल। तो इस वजह से पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया के बड़े भाई गुस्सा हुए, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुए, इंडिया में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, बॉम्बे में आपकी खिलाफत कमेटी भी फॉर्म हुई। तो गांधी ने ये देखा ये बहुत अच्छा मौका है और इससे हम जो है मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन? अंग्रेज। हिंदुओं का दुश्मन कौन? अंग्रेज। मुसलमानों का दुश्मन कौन? अंग्रेज। तो भाई अंग्रेजों के खिलाफ हम मिलकर के लड़ाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा नाम रहा था ये भी, बहुत बड़ा काम भी रहा था ये। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, मुसलमान भी इसमें आए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी यहाँ पर। ठीक है, तो यही सब पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लोग जो थे वो अलग हो गए आपके 1907 से कांग्रेस से। फिर इस तरीके से लाइक पूरी हिरारकी इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने 18 में लाइक 3 बड़े कैंपेन शुरू करे, चंपारण सत्याग्रह जो मैंने बात करी थी आपके अहमदाबाद वाला, और एक आपके खेड़ा। तो इनको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी है। 1919 में रॉलेट एक्ट की मैं बात कर चुका हूँ, उसके बाद जलियांवाला बाग की बात कर चुका हूँ मैं, ऑलरेडी ये सब आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक किस तरीके जलियांवाला बाग खिलाफत इश्यूज को इन्होंने देखा यहाँ पे। फिर 1922 में चौरी चौरा मैंने बताया गोरखपुर का इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद से गांधी ने विड्रॉ कर लिया मूवमेंट। ठीक है, ये सब इसमें चलता रहा। फिर हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एक, 1929। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन दे दिया कि भैया अभी हमें ये नहीं चाहिए कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, नहीं, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, गुड्डू भैया नहीं कहते अब हमें चाहिए फुल इज्जत, सेम वही वाला मसला है यहाँ पर भी। पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कांग्रेस लाहौर सेशन में। कब की बात हो रही? दिसंबर 1929। जवाहरलाल नेहरू ने उसको प्रेसाइडेड भी करा, और ये वो टाइम पीरियड था, अब हम लॉन्च कर देंगे भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसको? पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट करने के लिए, पूर्ण स्वराज को ग्रैब करने के लिए। तो पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट हो गया 26 जनवरी को।
ठीक है, तो याद रखना 26 जनवरी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, 1930 में आते आते गांधी ने क्या, चलो भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से तो कुछ हो नहीं पाया, उसको सराहना बहुत मिली, बहुत आगे चढ़ करके गया, लेकिन वो चोरी चोरी की वजह से बंद करना पड़ा। अब मैं अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र लेकर आता हूँ। पहला ब्रह्मास्त्र तो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब 1930 में गांधी ने क्या करा, डांडी मार्च शुरू करा, और डांडी मार्च से ही इन्होंने शुरू कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी ने शुरू करा कि भैया अंग्रेजों के बनाए हुए जो भी लॉज हैं, जो भी कानून है, जो भी वो चीजें लेकर के आते हैं कानूनों की फॉर्म में, उनको अब हम फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल है, सिविल, सिविल कहते हैं कानूनी, डिसोबीडियंस ना मानना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम एक ऐसा मूवमेंट लाएंगे जिसमें क्या होगा, अब लोग लोग जो एक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को नहीं मानेंगे। अंग्रेजों ने क्या चालाकी दिखाई कि हम नमक पे लॉ लगाएंगे, नमक हर कोई खाता है, हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, नीची जात का खाता है, ऊंची जात का खाता है, सब खाते हैं, तो नमक पे टैक्स लगा दो। गांधी जी ने इसको काउंटर अटैक करा कि भाई नमक एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई कनेक्ट करता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटी जात को, बड़ी जात को, कांग्रेस का हो या हिंदू सभा का हो, महासभा का हो, हर कोई नमक को खाता है, और इस नमक को मैं ब्रेक करूंगा, इस नमक के लॉ को मैं, सॉल्ट लॉ को मैं ब्रेक करूंगा। और इसीलिए गांधी जी ने अपना एक मार्च शुरू करा अपने आश्रम से, ठीक है, अपने आश्रम से, इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जो गुजरात का आखिरी कोस्टल विलेज था, ठीक है, मार्च की बात हो रही है, इसको सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं क्योंकि मार्च की बात हो रही है, सॉल्ट लॉ भी बोलते हैं, सॉल्ट एक्ट भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है इसके। तो गांधी जी सरोजिनी नायडू और बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ गए, और एक दिन में 10 माइल करीब, लाइक 240 माइल इन्होंने करीब चला, और चलने के बाद गुजरात के आखिरी कोस्टल विलेज दांडी पर पहुंचे, और वहां से खारा पानी लिया और उसको एवेपोरेट करके पानी को उड़ा दिया, और नमक को प्रोड्यूस करके दिखा दिया, और ये कह दिया देखो मैं इस तरीके से नमक को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के हर एक कोने में यहाँ पे उस नमक को प्रोड्यूस करना चाहिए, और ऐसे हम अंग्रेजों के बनाए हुए लॉ को तोड़ सकते हैं। पहला लॉ मैं तोड़ रहा हूँ, आप लोग भी इस लॉ को तोड़ो। गांधी जी थोड़े थोड़े अब चीजों को अब देख रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि चीजें किस तरीके से, किस हद तक खराब है, और किस हद तक हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर भी इनको कानूनों को ना मानना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। तो लाइक यहीं पे आपका एक गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ, ठीक है, इस पे हम देखेंगे आगे चल करके बहुत सारी चीजें। और 1931 का वही था जिसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सॉन्डर्स के डेथ के केस में इनको जेल भी जाना पड़ा, और बेसिकली फिर उसके बाद फांसी की सजा भी हुई। इसको अभी हम भगत सिंह के उसमें देखेंगे किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। लाइक फिर बाकी बहुत सारी चीजें हुई यहाँ पे, तो उनको भी हम देखेंगे, लाइक वो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 1940 में आते आते इंडिविजुअल सत्याग्रह चलने लगे। फिर 1943 में आके मोहन सिंह ने फॉर्म कर दिया इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड करा था। इनके बारे में हम देखेंगे सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखेंगे लाइक 1946 में किस तरीके से चीजें चलने लगी, बहुत सारे प्लान बने, रिजेक्ट हुए, कांग्रेस ने फिर से अपनाए, कैसे मुस्लिम लीग ने लाइक अलग अलग डिफरेंट उसमें आकर के चीजों को देखा, कांग्रेस ने देखा। फिर अल्टीमेटली हमें आपके माउंटबेटन प्लान के तहत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, और आपके 14 अगस्त को रात में आपके पार्टीशन हो गया, जिससे हमारा एक दूसरा कंट्री निकल करके आया, ठीक है। उसको भी अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली फेमस पर्सनैलिटीज आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। गांधी जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी जिनके बारे में आपने देखा। एक प्रॉपर एक पूरी वीडियो भी आएगी गांधी जी के बारे में, गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में, जिसको आप देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, कुछ फेमस लोगों के बारे में, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को बेटा अभी हम देखेंगे किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहाँ लेकर के आए हैं, और इनको अलग अलग कंटेक्स्ट में देखेंगे। लाइक बी आर अम्बेडकर कानून लेकर के आए, ठीक है, कानून बनाया, किस तरीके से एक दलित फैमिली से थे, कितनी बुराइयों को इन्होंने यहाँ पर फेस करा, लाइक वो सब चीजें। फिर उसके बाद भगत सिंह देखेंगे, भगत सिंह किस तरीके से आपके पंजाब में पैदा हुए, और एक रेवोल्यूशनरी खानदान से पैदा हुए, और किस तरीके से आगे भरी जवानी में ही हमारे अपने देश के लिए बिल्कुल शहीद हो गए, ठीक है। सेम सुभाष चंद्र बोस जी, जो एक बहुत बड़ा नाम रहे, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इनको मैंने जानकर ऐड कराया यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और बहुत हाई लेवल का कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है जो लाइक हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक इंपॉर्टेंट स्टोरी जरूर देखेंगे हम इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं।
देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का एक कॉन्सेप्ट था कि लाइक अगर इंडिया को आजाद करवाना है, ठीक है, अगर इंडिया को आजाद करवाना है तो इंडिया को हमें इंडिया से बाहर रह करके आजाद करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रह करके हम इंडिया को आजाद नहीं करवा सकते। सिंपल इनका कहने का मतलब बेटा ये था कि देखो, अगर आप पिंजरे में, तो पिंजरे में रह करके आप आजाद फील नहीं हो सकते, ना ही कुछ कर सकते। अगर आपको आजाद होना है या आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ भी करना है, तो आपको उस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कहना था, देखो, दुनिया में ये वो टाइम पीरियड चल रहा था जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था आजादी से पहले का। अगर मैं बात करूं लगभग लगभग आपके 1939 से लेकर के आपके 40 की बात हो रही है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 में हर कोई किसी ना किसी का साथ दे रहा था। वर्ल्ड वॉर में भी आपकी कई वीडियोस आएंगी आगे आगे चल करके, हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 से ही ये चाहते थे कि लाइक एक कोई ऐसा मौका मिले, क्योंकि बहुत पावर्स बन रही थी पूरी दुनिया में, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, ठीक है, जर्मनी, जापान, रशिया, इन सबका रोल हम देखेंगे किस तरीके से। लाइक सुभाष चंद्र बोस आपके जर्मनी गए, ठीक है, आपके रशिया गए, देन आपके जापान भी गए। तो इनका ये था कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से इंडिया को आजाद करना, या सिंपल आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के इन्फ्लुएंस से इंडिया को आजाद कराना, क्योंकि वर्ल्ड पावर्स भी इस वक्त इन्वॉल्व हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं आजाद हो सकता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 से जब चल रही थी बेसिकली, उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने अपना बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी दिखाई, और आपके हुआ क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया। आपका फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करूं, ये एक पार्टी थी, एक आप पार्टी इसको कह सकते हैं, ये आपकी एक पार्टी थी, और ये पार्टी बेसिकली कांग्रेस का ही पार्ट था, अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस का ही एक हिस्सा था, ठीक है, कांग्रेस का हिस्सा था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हुआ क्या, आपके यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के काफी चीजें हुई। अब फॉरवर्ड ब्लॉक को कांग्रेस से अलग क्यों कर दिया गया, इसके पीछे एक पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो कहते हैं ना विजन थी, या आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी, तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी कुछ ज्यादा ही लेफ्ट थी। मतलब बहुत लड़ करके आजादी लेना, अपनी आर्मी बनाना, ब्रिटिश पे अटैक करना, लाइक कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता चाहती थी, या बिना लड़े एक कानूनी तरीके से हमें आजादी मिल जाए, जो कहीं ना कहीं गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट रहा था, सेम सेम सा लगभग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको लेकर के ये पूरी जो है यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक को अलग कर दिया। अब इसी बीच बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, हल्के फुल्के, आपके सुभाष चंद्र बोस जी की पुलिस के साथ, पुलिस तो उस टाइम की ब्रिटिश थी, ब्रिटिश के साथ थोड़ी झड़प वड़प भी होने लगी। तो हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जी को जेल में डाल दिया गया। हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जी को कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, आपके जेल में डाल दिया। अब उसी चीज को अब हम फिर से देखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस, ओफो, एक सेकंड, सॉरी, स्लाइड चले गया भाई हमारा। यस, यस, ओके, मार्कर। ऑलमोस्ट 2 घंटे करीब की क्लास रहेगी बेटा, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्लास है, स्पेशल क्लासेस नहीं है, थोड़ी लेंथ ज्यादा जा रही है। तो हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जी आपके क्या हुआ, जेल भेज दिया गया, ठीक है, जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जब इन्हें जेल भेज दिया गया, जेल भेजने के बाद इन्होंने क्या करा कि भाई मेरी बातें नहीं मानोगे, मेरी ये जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं होंगी, तो ये बैठ गए आपके हंगर स्ट्राइक पे, ठीक है, भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक पे। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा कुछ इन्होंने उस टाइम पे नहीं करा था, जिसकी वजह से लाइक पूरे टाइम पीरियड की नहीं रखा जाए। और अंग्रेज कभी ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारी जेल में ये शहीद हो जाए या मर जाए, कि लाइक हम पे पूरा पूरा उस वक्त का बवाल आ जाए। तो हंगर स्ट्राइक पे जैसे ये बैठे, तो इनको क्या करा, जब इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, तो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट मतलब इनको घर पे ही आपके क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया, और घर पे ये रहेंगे,
ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, घर पे ही रहेंगे, हाउस अरेस्ट कर दिया घर पे, और यहाँ पर अब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब हुआ क्या, इनके दिमाग में क्या था, इनके दिमाग में क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में, कि अगर मैं इंडिया से बाहर चला जाऊं और फॉरेन हेल्प ले लूं, ठीक है, ये चीज समझिएगा, अगर मैं फॉरेन हेल्प लूं, और फॉरेन हेल्प में इनके जो जहन में था वो दो तीन कंट्री थे, एक तो इनके था सोवियत, उस टाइम पे रशिया, सोवियत, सोवियत यूनियन, ठीक है, दूसरा था इनके टाइम पे जर्मनी, हिटलर बड़ा वर्ल्ड फेमस चल रहा था उस टाइम पे, जर्मनी, और इनका तीसरा था जापान, क्योंकि जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के बड़े दुश्मन थे एक टाइम पीरियड पे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के ही आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने क्या, अगर मैं मुझे फॉरेन हेल्प मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है आपके आजादी की डिमांड कर दूंगा, ठीक है, आजादी की डिमांड मैं आपकी कर दूंगा, और आजादी के लिए अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी भी मैं बना लूंगा, ठीक है, तो ये भाई इनका यहाँ पे सोच थी, ये जो है इनका यहाँ पे कहना था। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ठीक है, यस, यहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और हाउस अरेस्ट करने के बाद इनको घर में ही रखा गया, और इनको किसी तरीके से क्या करना था, किसी तरीके से निकल करके इन्हें जाना था रशिया, मतलब सोवियत यूनियन। अब सिंपल सी बात ये समझनी है आपको, इनके साथ इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने पता लगाया कि यार मैं रशिया कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई गो रशिया, कैसे जा सकता हूँ, तो इन्होंने एक अपने एजेंट से पता लगाया, अपने एजेंट से पता लगाया कि आप रशिया जा सकते हैं अगर आप अफगानिस्तान पहुंच जाएं, और अफगानिस्तान से होते होते आप मिडिल ईस्ट होते होते आप रशिया पहुंच जाएं, आप अगर किसी तरीके से अफगानिस्तान पहुंच जाएं तो आप रशिया पहुंच सकते हैं। और बड़े काबिल किस्म के इंसान थे, इन्होंने ये काम करके भी दिखाया, इन्होंने ये काम करके भी दिखाया। ये अपने घर पे थे, और घर पे इनके साथ एक इनके भतीजे थे, ठीक है, इनके भतीजे का नाम मैं लिखता हूं, इनके साथ इनके एक भतीजे थे, शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस, ये इनके भतीजे थे। अब इनको हाउस अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट में क्या है, इनके घर वाले क्या कर रहे हैं, रोज इन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये रात के अंधेरे में, एक दिन ये रात के अंधेरे में लगभग लगभग 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे के आसपास अपने भतीजे के साथ, अपने नेफ्यू के साथ, शिशिर कुमार बोस के साथ, ठीक है, इन्होंने क्या करा, निकल गए, फरार हो गए, और इन्होंने एक नाम उस वक्त रखा था मोहम्मद जियाउद्दीन, ये बहुत चालाक कैसे ना दिमाग वाले इंसान थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, अपना नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, और एक रिपोर्टर बन करके ये रात के अंधेरे में अपनी पूरी वेशभूषा, या आप कह सकते हैं पूरा अपना अटायर बदल करके एक रिपोर्टर बन करके मोहम्मद जियाउद्दीन बन करके ये निकल गए। और लगभग लगभग ये जो शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी, शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर ब्रिटिशर्स को पता चले, और पता चलने के मेरे जाने के 4-5 दिन बाद पता चले कि मैं इंडिया से गायब हो चुका हूं, तो वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ, ठीक है। अब अंग्रेजों को ये पता नहीं चला, क्यों पता नहीं चला, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इनके घर वाले रोज डेली बेसिस पे इनके लिए खाना लेके जाते घर पे, जो इनके दूसरे भतीजे इनके रूम में जाकर के वो खा लिया करते थे, और अंग्रेजों को भी यही लगता कि सुभाष चंद्र बोस अंदर है और वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। जब एक दिन इनकी एक किसी केस की वजह से एक पेशी थी, तो इनको घर में बिल्कुल मिसिंग पाया गया, तो उसके बाद जब पता चला, और जब पता चला कि भाई ये गायब है, तो वो भाई वो टाइम पीरियड हो चुका था 12 दिन का, 12 दिन हो चुके थे सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस आपके गायब हो चुके थे, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे गायब हो चुके थे। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात, अब ये पहुंचे कहां पर, अब ये पहुंचे अफगानिस्तान, अभी भी ये अपने डेस्टिनेशन से दूर हैं, अफगानिस्तान पहुंचे, ठीक है। अब अफगानिस्तान पहुंच के क्या हुआ, अब यहां से हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू करते हैं, हम फिर से स्लाइड को मिटाते हैं और थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं।
मिटाने वाला यार, इस पे थोड़ा हिसाब किताब नहीं है, दूसरे स्लाइड में आता है वो। चलो चलिए, तो अब क्या हुआ, अब सुभाष चंद्र बोस आपके कहां पहुंच गए, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में फिर से उन्होंने एक एक अपना अटायर चेंज करा। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए डम एंड डीफ, डम एंड डीफ पठान। क्योंकि इन्हें एक लैंग्वेज थी अफगानिस्तान की, वो बोलना नहीं आती थी, उस लैंग्वेज को पश्तू बोलते हैं, पश्तू। तो इन्हें वो पश्तू लैंग्वेज बोलना नहीं आती थी, तो इन्होंने क्या करा, डम एंड डीफ बन गए और ये कहने लगे हम जो है जा रहे हैं भाई अफगानिस्तान, काबुल में एक जगह पड़ती है, काबुल में एक जगह पड़ती है अदा श्राइन, दरगाह है बेसिकली, अदा 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 दरगाह, ठीक है। वहां पे हम जा रहे हैं इनके बोलने और इनके सुनने के लिए, थोड़ी दुआ मांगने कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। अब जब ये बात पता चली अंग्रेजों को, तब तक ऑलमोस्ट भाई 15 दिन, लगभग लगभग 12 दिन हो चुके थे, और 15वें दिन गुजर चुके थे, ठीक है। 12 दिन पहले अंग्रेजों को पता चला, और लगभग लगभग 15 दिन गुजर चुके, और अंग्रेजों ने अपने बड़े मुहिम चलाए और मिडिल ईस्ट में लोगों को भेज दिया। अब ये मिडिल ईस्ट तो गए नहीं, ये आपके अफगानिस्तान से चले गए मॉस्को, और मॉस्को जाने के बाद ये चले गए बर्लिन, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों को भी चकमा दे दिया। सोचो अंग्रेज कितने काबिल इंसान हुआ करते, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों को चकमा दे दिया। और फिर इन्होंने कहा कि यार यहाँ से ऐसे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, अब आप इटालियन आइडेंटिटी से जाइए, ठीक है, इटालियन बन करके जाइए। तो यहाँ पर इन्होंने एक और अपना नाम चेंज करा, एक और अपना नाम चेंज करा, और यहाँ पे इनका नाम था आपके ऑर्लांडो मज़ातो, और लांडो मजातो, ये इनका भाई नाम था। सोचो एक बंदा कितने नाम रख रहा है, बहुत कितने खुफिया किस्म के इंसान रहे होंगे ये, और बहुत बड़ी बात है ये वर्ल्ड लेवल पे ये करना। सोचो ये बंदा कंट्रीज में कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में, उस टाइम पीरियड की बात है, बट फिर भी क्या बात है, बहुत ही एक बढ़िया बात है ये। तो वहां जाकर सबसे पहले ये अफगानिस्तान में जाकर के वहां की एम्बेसी, जो रशियन एम्बेसी थी उससे मिले। उन्होंने इनको बिल्कुल अंग्रेजों का जासूस समझा, और ये कहा कि ब्रिटिश का भेजा हुआ कोई एजेंट है, तो इनको रफा दफा कर दिया। लेकिन वहां पे एक जर्मन था जिन्होंने इनकी बात को समझा थोड़ा, और उस जर्मन ने बोला कि हाँ तुम जर्मनी जाओ और ऐसे ऐसे हिटलर से जाके मिलो और शायद कुछ हो जाए। लेकिन हिटलर एक दूसरे किस्म का इंसान था, वो प्रोपेगेंडा वाली चीजों में ज्यादा बिलीव रखता था, ना कि अपने लड़ करके किसी उसको हासिल करना, ठीक है। अपने फायदे की बात सोचता था, लेकिन फिर भी जो हिटलर के पास कुछ सोल्जर्स थे, लगभग लगभग अगर बात करी जाए 10,000 सोल्जर्स थे इसके पास, जिसमें हिटलर ने इन्हें दिए लगभग लगभग 5,000 सोल्जर इनकी बात से कन्विंस होकर के आए, और आप करके एक क्या बोलते हैं 5,000 सोल्जर्स की एक आर्मी टाइप इन्होंने बना ली, एक आर्मी टाइप सुभाष चंद्र बोस ने बना ली। अब ये बात पता चल गई थी सुभाष चंद्र बोस को कि अब जो है यहाँ पर लाइक जर्मनी में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हिटलर मान नहीं रहा है, हिटलर पूरी दुनिया में अलग है, और उसने इंडिया की बहुत बुराई भी करी थी, ठीक है। ब्रिटिश वैसे उसको दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया का साथ नहीं देना। और उसने ये भी देख लिया कि रशिया वाले भी उसको ब्रिटिश का एजेंट समझ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब सुभाष चंद्र बोस के लिए आखिरी ऑप्शन बचा था जापान, ठीक है। तो यहाँ जापान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस गए जापान, और जापान ने ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ी थी, जो मैं आपको बता दूं, सिंगापुर। सिंगापुर को ऑलरेडी जापान ने जीत लिया था ब्रिटिश की मदद से, और उस वक्त ब्रिटिश में, बेटा याद रखना है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है, बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंडियंस ने साथ दिया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, BIA, लाखों के हिसाब से सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा था इसमें, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स से जीत लिया था सिंगापुर को, और सिंगापुर को जीतने के बाद जापान ने लगभग लगभग 30 से 40 हजार सोल्जर्स को, 30 से 40 हजार सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया था। और जैसे सुभाष चंद्र बोस गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस गए, और सुभाष चंद्र बोस ने इन 30 से 40 हजार लोगों, क्योंकि 5,000 लोग ऑलरेडी उनके पास थे, और ये बात हो रही है बेटा जापान की, और ये सिंगापुर भी गए थे उसके बाद फिर,
तो हुआ क्या, इन्होंने इस 30,000 लोगों से, ठीक है, इन 30 से 40,000 लोगों से क्या करा, इसको बेसिकली सबसे पहले लीड कर रहे थे मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह ही फाउंडर कहलाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, मोहन सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्म करा, ठीक है, इस 30,000 प्लस 5,000 जो वहां के थे जर्मनी के, इनसे मिलकर के क्या करा, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी। ये बात बहुत देखने वाली बात है, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी, बर्मा गए, सब लोगों को इकट्ठा करा, यहाँ पर गए, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इन्होंने देखा, और देखने के बाद एक आश्वासन दिलाया, एक यकीन दिलाया कि इंडिया को हम जीत करके दिखाएंगे। बर्मा गए, बर्मा से सोल्जर्स को लेके, अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर के, ये इन्होंने इंडिया के जो इम्फाल वाला एरिया है, जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, उसको कब्जा करा, अरुणाचल ये सब इस साइड का एरिया कब्जा करा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में मानसून का अराइवल हो गया था, और मानसून अपने टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया था, मई में बहुत बारिश हो गई थी वहां पे, और आप जानते हैं ईस्ट वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा वहां पर हरियाली कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जंगल बहुत है, तो पानी की वजह से, बारिश की वजह से पानी भर गया, कीचड़ हो गई, पेड़ पौधे ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो सप्लाई मिलने वाली थी, उस सप्लाई उस आर्मी को नहीं मिल पाई। और ऑब्वियस सी बात है, पैसिफिक ओशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैसिफिक ओशन में आपका क्या हुआ, अमेरिका जो था वो जापान को हरा रहा था वहां पे, तो बेसिकली जो पूरी एयर सपोर्ट था वो भी नहीं मिल पाया, और इसी बीच देख करके ब्रिटिश ने मौका देख करके क्या करा, जो सप्लाई उनके पास पहुंच रही थी इंडियन नेशनल आर्मी के पास, उसको बीच में कट ऑफ कर दिया, उसको भी अपने एयर ड्रॉप्स कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, जो वहां के लोग थे, इस पे बहुत एक मूवी भी बनी हुई है, एक शॉर्ट मूवी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अनफॉरगेटेबल आर्मी करके एक मूवी है, शायद आप देखिएगा उसको, ठीक है। उसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे रहे और इस पॉइंट को नहीं छोड़ना था। इम्फाल वाला जो एरिया था, वहां पे सबसे पहला तिरंगा फहराया गया जीतने के बाद, और ये वो एरिया था जो जो बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त, लाइक किस कंडीशन में वो सोल्जर्स रहे, क्योंकि उनको पता था अब अगर हमने इस पॉइंट को छोड़ा कि अब बहुत हमें जाने फिर से गंवानी पड़ेंगी, और फिर से चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर से बहुत जाने जाएंगी। तो यहाँ पे लोगों ने घास को खा करके, पेड़ पौधों को खा करके, छाल खा करके, बेसिकली कच्चे पत्ते खा करके यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारी, और बहुत से लोग तो लाइक इसी इसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से वहां पर चल बसे थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी का, इन्होंने एक आर्मी बनाई, आर्मी बना करके यहाँ भेजा, और लाइक फिर उसके अलावा इनको एक बार फिर लगा कि यार मुझे रशिया जाना चाहिए, रशिया जा करके एक एक कुछ हो सकता है वहां जा करके, लाइक कुछ मैं जा करके बात कर सकता हूँ, क्योंकि इनको पहले तो जापान जाके थैंक यू बोलना था, तो सिंगापुर के बाद ये जापान गए, ठीक है, जापान जाने के बाद उन्होंने थैंक यू बोला, वहाँ के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, ठीक है, फिर ये बेसिकली चाइना गए, चाइना से इन्हें जाना था लाइक रशिया, ठीक है। बट हुआ क्या, कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं, कुछ बुक्स में ये भी है कि लाइक ये सच अभी ऐसा क्लियर नहीं है कि इनका प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, उसके सेकंड इंजन में कोई खराबी हो गई, जिसकी वजह से ये इस दुनिया से चल चल बसे। या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो रशिया चले गए, रशिया में जाके उन्होंने कब्जा लिया, कब्जा कर लिया, और लाइक अभी तक वो आए नहीं, उनको मार दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं वो एक साधु बन करके इंडिया में वापस आ गए, क्योंकि रूप बदलने वो माहिर थे और कभी किसी के सामने नहीं आए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रही है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया से बाहर रह करके इतना सब कुछ करना, आजाद रेडियो बनाना, उस पर टेलीकास्ट करना, और गांधी जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर के आए तो गांधी जी को साथ भी देना, और इंडिया के लोगों से बोलना कि लाइक गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लाए, सभी इंडियंस को उसका साथ देना चाहिए। तो गांधी जी और ये लगभग लगभग सेम थे, बस थोड़ी आइडियोलॉजी का फर्क था। बहुत से लोग आज के टाइम पे ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी अलग अलग थे, बहुत लड़ाई रहती थी इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं था। उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थी जो दोनों एक पॉइंट पे रह रहते थे। और एक वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ अभी, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन टाइटल देने वाले भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा जो उस टाइम पे होती थी और हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यस भगत सिंह। भगत सिंह एक और फेमस पर्सनालिटी भाई हमारी, ठीक है। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, एक सिख फैमिली में पैदा हुए, और लगभग लगभग 23 साल की उम्र में
अपने आजादी के लिए इस दुनिया से चल बसे, सबसे पहले तो गांधी जी से बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, ज्यादा चीजें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जो चीजें नॉर्मल है वो आपको बोल के भी समझा सकता हूँ। गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। 12 साल की उम्र में जब उन्होंने जलियांवाला बाग देखा तो ये पैदल भागते हुए जलियांवाला बाग गए। वहां देखा, वहां पे ब्लड स्टेन्स देखे, वहां की मिट्टी को बॉटल में भरा और आ गए। और आकर के ये कहने लगे कि लाइक इसका बदला लिया जाएगा एंड ऑल ये सब चीजें, क्योंकि एक बहुत क्रांतिकारी फैमिली से थे। इनके चाचा, इनके फादर जेल में रह के आ चुके थे रेवोल्यूशंस के, अलग अलग जो बिल पास होते थे उस पे लोग क्रिटिसिज्म करते थे, तो इसलिए ब्रिटिश इन्हें जेल में डालते रहते थे। तो खानदान पूरा इनका लाइक रेवोल्यूशनरी रहा, क्रांतिकारी रहा था। बहुत कम उम्र में ही ये लाइक पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स वैसी वाली पॉलिटिक्स नहीं, चीजों को समझने वाली पॉलिटिक्स, अंग्रेजों को गलत समझना। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। ब्रिटिश कॉलेज में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ये एक दूसरे स्कूल में जाते थे जो इंडिया का ही था। और एक बार एक किस्सा है, ये इनके फादर के साथ खेतों में थे, तो इनके फादर बीज बो रहे थे आम का, कि लाइक इससे पूछा इन्होंने कि क्या होगा, कि इससे आम आएंगे, बेसिकली आम के पेड़ आएंगे जो हम सब खाएंगे। तो ये बात इनके दिल में इतनी बैठ गई, ये घर गए और घर पे जाके बंदूक लेकर के आए और उसको मिट्टी में गाड़ने लगे, बीज की तरह उसको दबाने लगे। जब इनके फादर ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या क्यों कर रहे हो भाई तुम, कि ये मैं बो रहा हूँ, इस पे जो गोलियां आएंगी वो मैं अंग्रेजों को खिलाऊंगा। तो ये इनकी मेंटेलिटी थी, शुरू से ही ये इस तरीके से चीजों को समझते थे। ठीक है, और बिल्कुल आज़ादी के लिए बड़े दीवाने थे, बड़े दीवाने किस्म के इंसान थे। सिख फैमिली से थे, तो ये बात भी बड़ी नॉर्मल सी है। गांधी जी के कहने पे इन्होंने क्या करा था, कई सारे अंग्रेजों की किताब जो थी उनको जलाना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब इनकी मदर ने इनकी शादी करवाना चाहिए तो उन्होंने ये बोला कि देखो, आज़ादी से पहले अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी जो दुल्हन बनेगी वो मौत ही बनेगी, तो मैं आज़ादी से पहले शादी नहीं कर सकता। और इन लास्ट हुआ भी ये, इनकी शादी नहीं हुई थी। अब कुछ रेवोल्यूशंस की वजह से इन्हें बड़ा जाना जाता है। सबसे पहले तो इन्होंने एक किसान सभा पार्टी बनाई थी। ठीक है, लगभग लगभग लाहौर की बात हो रही है, लाहौर में इन्होंने बनाया था। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, जिसको नौजवान भारत एसोसिएशन बोलते थे या नौजवान भारत सभा बोलते थे। फिर एक कांड भी हुआ था उस टाइम पीरियड पे, एक इंसिडेंट हुआ था जिसको काकोरी कांड बोलते हैं, जिसको बेसिकली HRA ने करा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको करा था, जिसको सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल ये सब लीड करते थे। अब हुआ क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल और लोगों को इस पे काफी डेथ पेनल्टी भी लगाई गई, जिसकी वजह से भागते फिर रहे थे वो। और चंद्रशेखर आजाद भी उस टाइम पे गायब ही थे। तो HRA को संभालना और HRA के साथ एक नई ऑर्गेनाइजेशन का शुरू करना, तो ये चीज जो है आपके भगत सिंह ने संभाली। ठीक है, तो भगत सिंह ने एक मीटिंग करी फिरोजशाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के साथ, जिसमें जो नव क्या बोलते हैं आपके नौजवान भारत, सॉरी नवजीवनी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को मर्ज करना था, इन्हें दोनों को मर्ज करना था। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए, एक नई एसोसिएशन, एक नई सभा बनाई इन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें इन्होंने मिलकर के चीजों को संभाला, चीजों को बेहतर करा। और इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे लाला लाजपत राय। और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें साइमन कमीशन इंडिया में आई थी, और साइमन कमीशन का जमकर विरोध करा था आपके किसने, लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज जो हुआ, उस लाठीचार्ज में इनको मार दिया गया। जो आपके लाला लाजपत राय थे उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। और लाला लाजपत राय एक बहुत बड़ा नाम रखते थे उस टाइम पीरियड में, भगत सिंह वगैरह सब उन्हें मानते थे। और लाठी का जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर दिया था जेम्स स्कॉटिश ने, सॉरी जेम्स स्कॉट ने। तो जेम्स स्कॉट था। अब कैसे ना कैसे, ये मैंने बताया रेवोल्यूशनरी थे, बहुत तगड़े वाले रेवोल्यूशनरी थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें बदला तो लेना था। अब उसी बदले के लिए अब इन्हें स्कॉट को मारना था। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एक मूवी है भगत सिंह, जो मूवी बनी है बिल्कुल सही मूवी है, पूरा इंसिडेंट उसी पे दिखाया हुआ है, आप लोग देखिएगा कि इन्हें जेम्स स्कॉट का बदला लेना है। पूरी इन्होंने उसकी एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में कह सकता हूँ फील्डिंग सेट करी। ठीक है, फील्डिंग सेट करने पर उसको मारना था। लेकिन स्कॉट को कोई जानता नहीं था, सिर्फ जयगोपाल एक पर्सन थे वहां पे जो इनको जानते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि भगत सिंह ने इन्हें मारने का प्लान बनाया। ठीक है, जिसमें कई सारे नाम थे, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब। और ये था कि चलो इनको मारेंगे।
अब जैसे एक अंग्रेज निकल करके आया, बिल्कुल वही ऑफिस के बाहर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एक अंग्रेज निकल करके आया तो जयगोपाल इशारा कर दिया, तो लाइक पहचान नहीं पाए उसको कि लाइक स्कॉट है या कोई और, तो सॉन्डर्स निकला, तो सॉन्डर्स को इन्होंने मार दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब वहां पे एट ए मोमेंट ये पॉइंट बन गया, तो एक इंसान ने कहा कि सॉन्डर्स नहीं है, सॉरी ये स्कॉट नहीं है, तो एक ने बोला कि यार अंग्रेज तो है, मार दो बदला हो जाएगा। तो लाइक इन्होंने उसी वक्त एट ए टाइम बिल्कुल मूवी वाला सीन बना के, कोई साइकिल सही कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, पूरी फील्डिंग सेट करके इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। लेकिन इरादा था स्कॉट को मारने का, तो ये जब बवाल चला तो भाई जेम्स जो आपके ये जो सॉन्डर्स थे, ये पूरे इंडिया में पूरी आग की तरह ये बात फैल गई कि सॉन्डर्स को मार दिया, अंग्रेज को ऐसा सरेआम मारना ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड पे। तो पूरे डेथ पेनल्टी इन पे लगा दी। भगत सिंह तब भी आपके भागते रहे, किसी के हाथ में नहीं आए। इन दी लास्ट इन्होंने खुद सरेंडर करने के लिए सोचा कि चलो चलो एक काम करते हैं, लाहौर में सरेंडर करते हैं। और एक पूरा यू नो एक सेंट्रल असेंबली थी, उसमें बिल पास हुए थे, एक ट्रेड को लेकर के और एक सेफ्टी को लेकर के। तो कुछ मांगे थी जो पूरी नहीं हुई थी, कुछ चीजों को चेंज करना था वो नहीं करा। तो ये लोग उस कोर्ट में गए, कोर्ट में लो इंटेंसिटी वाले बॉम्ब बनाए और बॉम्ब को ऐसी जगह पे ड्रॉप करा जहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो। और कहने का मकसद ये था कि हमें अंग्रेज जो है, अंग्रेज बहरे हैं, अंग्रेजों को आवाज सुनानी है, ठीक है। तो अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, अंग्रेजों को आवाज सुनानी है, इसीलिए एक शोर की बहुत जरूरत है, एक धमाके की जरूरत है। असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फोड़ा, बॉम्ब फोड़ने के बाद जो है आपके खुद सरेंडर भी हो गए, कुछ पैम्पलेट फेंके और आपके आजादी के नारे लगाए। इसी चीज के चलते चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर सॉन्डर्स के केस में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लगभग लगभग आपके 24 मार्च का वो टाइम पीरियड था, 24 मार्च आपके 1933, ठीक है। तो लेकिन इतना इंटेंस मामला बन चुका था पूरी कंट्री में, तो इसको एक दिन पहले ही दे दिया, फांसी की सजा दे दी। 23 मार्च 1931 की ये बात हो रही है, ठीक है। 7:33 की बात है जब इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो आखिरी टाइम जब दिया गया इनकी बायोग्राफी में कि आप क्या कर रहे थे, तो ये लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो एक पेज रह गया था, फांसी का टाइम हो गया था, तो उनसे पूछा गया कि चलो भाई चलना है, फांसी है। तो उन्होंने क्या, मुझे आखिरी पेज पढ़ना है इसका। सोचो जाते जाते भी एक पेज पढ़ के गए थे किताब का। सोचो कितने रेवोल्यूशनरी इंसान थे, और पढ़ाई का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है पढ़ाई का जो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज समझने वाली है। तो ये भगत सिंह की जर्नी थी जो भाई पूरी हुई। अब थोड़ा बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब का जन्म आपके मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये बेसिकली जो बिलोंग करते थे आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। बहुत कुछ इनके बारे में भी ये समझने के नहीं है। कल बेसिकली इनकी जयंती भी थी, तो आज इनके बारे में बात करना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात रहेगी, ठीक है। लॉ मिनिस्टर रहे, बैरिस्टर रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, और इंडिया में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके चेयरमैन भी रहे। एक इंसान जो दलित फैमिली से उठ करके आए और इतना सब कुछ इंडिया में हासिल करके गए। बहुत बड़ी सीवी है इनकी, कभी देखना इनकी डिग्रियां, बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं इनके पास। सबसे ज्यादा डिग्री अगर देखें तो सब इन्हीं के पास है, ठीक है। 1891 में ये पैदा हुए, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके मध्य प्रदेश में, बेसिकली बिलोंग करते थे महाराष्ट्र को। बचपन से ही लाइक इनके फादर थे, उनका नाम था राम जी, ठीक है। इनकी माँ शुरुआती एज में ये चल बसी थी, तो इनके फादर ने इनके केयरटेक करा था। बचपन में बहुत हार्श ट्रीटमेंट इनको मिलता था। इनको पहले तो ये बात समझ में नहीं आती बचपन में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर शुरू में देखा जाए तो लाइक ये कहा गया था कि इनको बाहर खड़ा कर रहे हैं, क्लास से बैठा रहे हैं तो बिल्कुल मैट पे बैठा रहे हैं, सब लोग सीट पे बैठे हुए ऊपर। ये लंच में वहां से पानी नहीं पी सकते, लंच ब्रेक में, जहां से नॉर्मल लोग पीते हैं। बहुत सारे किस्से इनके साथ हुए। तो आखिरकार इन्हें ये समझ में आ गया था लाइक ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो जैसे इनकी माँ इस दुनिया से चल बसी, तब इनके फादर ने दूसरी शादी करना चाहिए। तब इन्होंने इन्होंने क्या करा, इनकी आंटी थी, आंटी के पैसे पर्स चुराए इन्होंने, और चुरा करके घर से भागना चाहते थे। क्योंकि कैसे थे ना इंसान, देखो कुछ गलत हरकत भी करता है लेकिन वो कितना महान बन जाता है बाद में, ये वाली चीज। तो पैसे इन्होंने चोरी करना चाहे, जब इन्होंने अपनी आंटी का पर्स निकाला तो उसमें एक सिक्का निकला, तो बड़ी शर्मिंदा हुए। तब इन्होंने एक निर्णय लिया, एक अपने आप में एक एक फैसला ले लिया, एक वादा करा खुद से कि मैं इतनी एजुकेशन करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सबको मिटाऊं, ठीक है।
तो शुरुआत में ये काफी अच्छे थे पढ़ाई में, काफी नाम इनका रहा। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो अम्बेडकर नाम मिला है इनको इनके टीचर का मिला है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो अम्बेडकर बेसिकली इनका नाम नहीं है, इनका अंबा दावेकर ये किसी जगह के थे, शायद वो इनके नाम के आगे लगता था, मैं इस वक्त उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो था वो इनके टीचर का नाम था, जो ये बेसिकली पीछे लगाते थे। इनके टीचर बड़े इनसे बड़े खुश थे, और इनके टीचर ने इनका नाम सजेस्ट करा। उस वक्त बड़ौदा के किंग होते थे, तो लाइक इनको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, क्योंकि फादर की इतनी कोई वो जॉब नहीं थी। फादर आर्मी में थे बेसिकली, सोचो इनके फादर आर्मी में रहे, लेकिन फिर उसके बाद जो पेंशन थी वो इतनी खास नहीं थी जो चीजों को बेहतर कर पाए। ठीक है, तो बॉम्बे गए, बॉम्बे में स्लम्स में रहा करते थे। और स्लम्स में रहने के बाद सिंपल इतना शोर शराबा उस जगह पे होता था कि ये पूरे दिन सोते थे, रात में 2 बजे उठते थे। उस वक्त सब सुमसाम होता था एकदम, तो उस टाइम पे पढ़ाई करते थे। ठीक है, और एक बार इनके टीचर ने बॉम्बे में ये शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इनको पढ़ाई वहीं करनी थी। इनके फादर को सजेस्ट भी करा था कि बहुत अच्छे पढ़ने में इनकी पढ़ाई करवाई। और तो सिंपल सी बात है, इनको बॉम्बे में एक जगह एक टीचर ने बुलाया था कि ब्लैक बोर्ड पे आइए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए मैथ्स का। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो ऑब्जेक्शन उठाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उन बच्चों के लंच बॉक्सेस रखे थे कि हमारे लंच को पॉल्यूट कर देंगे। तो ये वाली बात थी। एक बार और एक किस्सा हुआ था इनके साथ, जब ये अपने भाई के साथ वेकेशंस पे जा रहे थे, समर वेकेशंस पे। बड़े सूटेड बूटेड बहुत अच्छी तरीके से थे, तो बट टीटी ने इनसे बात करना चाहा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं आप लोग अच्छी फैमिली से लग रहे हैं। जब इन्हें बताया कि यार दलित हैं हम एक अनटचेबल हैं, तो वो टीटी भी साइड हो गया, और टीटी ने उस ब्लॉक कार्ड वाले को भी बता दिया कि ये दलित लोग लड़के हैं, इनको साथ में मत लेके जाना। तो हुआ क्या, जो घोड़ा गाड़ी वाला था, कार्ट वाला था, उसने भी मना कर दिया ले जाने से। वो इंसिस्ट करने पे तो उसने डबल पैसे लिए, और बुलक कार्ट खुद चलानी पड़ी, और बुलक कार्ट को बाद में धोना ही पड़ा। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ। और जब ये स्कूल में थे, इनके साथ एक और किस्सा हुआ। ये मेरी जो क्लास है इसका नाम अनटोल्ड स्टोरी यही है, कि वो स्टोरी आपको बतानी है, वो चीजें आपको बतानी है जो आपने कहीं नॉर्मली नहीं सुनी। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे भी ये इंडिया की कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक बार का किस्सा है, जब ये टीचर ने इन्हें बाहर निकाला क्लास से और कहा कि आज के बाद मेरी क्लास में नहीं आएंगे, बैठेंगे भी नहीं, जमीन पे भी नहीं बैठेंगे। दलितों को पढ़ने का कोई हक नहीं होता, तुम वही छोटे मोटे काम करो, गंदे वाले काम करो। तो सिंपल, ये रोज क्लास आते लेकिन अंदर नहीं आते, गेट पे खड़े होते, तो टीचर्स पढ़ाता उसको पढ़ते, नोट करते, चले जाते। सोचो आज की डेट में अगर मैं किसी बच्चे से कह दूं ऐसा चले जाए, या तो मैं नहीं रहूंगा या वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा आजकल मामला बन जाएगा। लेकिन उस टाइम पीरियड पे इनके सहनशीलता देखिए, इनके अंदर का वो देखिए जज्बा, उसको कहता है चीजों को सहना, सब्र करना। बहुत सब्र वाले इंसान थे, रोज आते थे, पढ़ते थे, खड़े होकर चले जाते सुन करके। तभी जाकर के बहुत बड़े इंसान बने। कहा कि मुझे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मैंने इन सबको सहा है, आज मैं ऐसी चीज लिख करके जाऊंगा आज की डेट में जिसको पूरा इंडिया माने। और वही चीज पूरा इंडिया उसको मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी देन है? बी आर अम्बेडकर की। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर की देन। ठीक है, तो कास्टिज्म के लिए उन्होंने बहुत से काम करा, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बनवाई। ठीक है, और इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे, चाहे वो ब्रिटिश हो, ठीक है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना हो, चाहे मुस्लिम लीग के साथ कोई काम करना हो, और बेसिकली दलित लोगों ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात भी करी। मतलब पॉलिटिकली उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पॉलिटिकली पावर मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है नीचे जातियों के साथ, क्योंकि उनको बहुत बुरा समझा जाता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ दलितों के साथ इनकी सहानुभूति थी, इनके एक सॉफ्ट हार्ट था। विमेंस के लिए भी कहीं ना कहीं आवाज उठाते थे, जितने भी माइनॉरिटीज होती थी उन सबके लिए ये काम करा करते थे। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में यही सब था, बहुत कुछ। इन लास्ट हुआ क्या, 14 अगस्त 1947 दो पार्ट हो गए इंडिया के। इंडिया को आजाद करके अंग्रेज गए तो सही, लेकिन एक बीज डाल गए, जिस बीज का वो जहरीला पेड़ आज भी हम सब लोग देख रहे हैं। उसके जो निकलने वाली नेगेटिविटी है उसको आज हम सब लोग देख रहे हैं। इंडिया और दो पाकिस्तान, एक कंट्री को दो कंट्री बना गए कि भाई एक कम्युनिटी के लोग एक जगह नहीं रह सकते। इसी पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ। गदर पूरा आप लोगों के सामने, गदर वाली मूवी बनी, किस तरीके से मुस्लिम्स को दिक्कत का सामना करना पड़ा, हिंदूज को करना पड़ा, सिख लोगों को करना पड़ा। इधर से लोग मार रहे हैं, उधर से लोग मार रहे हैं। आज भी इतना बड़ा मसला बना कर कश्मीर बना करके चले गए। सोचो आज अगर सब कुछ ठीक होता और सब कुछ साथ होता,
तो इंडिया एक वर्ल्ड में सुपर पावर होता है इंडिया, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और ये सब अगर सेम इंडिया का ही पार्ट होते तो। ये वो पिक्चर है जब आपका ये आज़ादी के टाइम पीरियड पे आपके पार्टीशन हो रहा था, ठीक है। माउंटबेटन है और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ही बैठे हैं, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े एक नाम, आगे चल करके पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। ये वो पार्टीशन है इंडिया का जिसमें दिखाया गया, ये पिक्चर इस तरीके से लोग जा रहे थे ट्रेन पे बैठ के, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो इंडिया आ रहे थे कि इंडिया में हमारा है अब सब कुछ, और जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ के सिख लोग पंजाब आ रहे थे, तो सब ऐसे चल रहा था। ये एक फेयरवेल है और ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। द एंड ऑफ द इंडियन एम्पायर, बर्थ ऑफ टू डोमिनियंस, मतलब दो कंट्रीज बन गए, इंडिया पाकिस्तान सेलिब्रेट करें। लास्ट नाइट मिडनाइट को ब्रिटिश रूल आपका खत्म हो गया 163 ईयर्स का, और आपके नॉर्मली क्या हुआ, तो बेसिकली कंट्री बन गए और जिन्ना जो है जनरल गवर्नर बने आपके बेसिकली। लेकिन आज भी जो हमारा नेशन है हर कोई उसको बहुत मानता है, बहुत हर कोई उसको सेलिब्रेट करता है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, इंडिया की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बात सच में मैं दिल से बोल रहा हूँ, बीइंग एन इंडियन बहुत बड़ी वैल्यू है इंडिया की। चाहे आप दोनों पिक्चर में देख सकते हैं, ये बुर्ज खलीफा है दुबई का। जब भी हमारा रिपब्लिक डे होता है 15 अगस्त होता है, तो दुबई भी हमें ग्रीट करता है हमारे देश के लिए। ये भी एक बाहर के कंट्री का एक पार्ट है बेसिकली, आई थिंक मिडिल ईस्ट का किसी का, जहाँ पे इंडिया को उस तरीके से फ्लैग के साथ शो कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट को। तो लिटरली देखा जाए बहुत बड़ा नाम है इंडिया, एक अच्छी खासी आर्मी है इंडिया के पास, एक बहुत बड़े फेसेस हैं आज की डेट में भी, चाहे वो बॉलीवुड के देखें, चाहे स्पोर्ट पर्सनैलिटी में देखें, ठीक है, चाहे पॉलिटिकली देखें, चाहे रिसोर्सेज वाइज देखें, चाहे इंडिया को न्यूक्लियर वाइज देखें, तो इंडिया बहुत अच्छा डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलप्ड भी हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड पे, सब कुछ अगर ठीक रहा तो। और लगभग लगभग देखा जाए काफ़ी बेहतरीन कल्चर है इंडिया का, बहुत इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ, ये सब चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक क्लास 6 में एक चैप्टर आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो चैप्टर बेहद मुझे पसंद है, उस चैप्टर का नाम मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी यूनिटी क्या है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हम जो अलग अलग है ना, यही हमारी मजबूती है। इंडिया में भी 3-4 कलर है इंडिया के झंडे में, और ये 3-4 कलर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया, भारत। तो सेम यही चीज है बेटा कि इंडिया दुनिया के महान कंट्रीज में से एक है, और ये जो आजादी है ये बहुत आराम से नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत कुछ हमें झेलना पड़ा है। सब कुछ मैंने आपको बताया किस तरीके से भगत सिंह को फांसी हुई, बी आर अम्बेडकर को एकदम धिक्कार का सामना करना पड़ा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, उनको दरबदर पूरी दुनिया में भागना पड़ा, इतने रूप बदलना, इतना सब कुछ बदलना और गांधी जी का ये सब सब त्याग देना और भूख हड़ताल पे बैठना, हर किसी का, बहुत से नाम तो ऐसे हैं जो मुझे अभी मैंने अभी लिए भी नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, खुद को सुसाइड कर ली लेकिन हाथ नहीं आए अंग्रेजों के। तो आजादी कोई एक आज की एक की कल की बात नहीं है, ठीक है, बहुत हजारों सालों की इसके पीछे, सॉरी बहुत सालों की इसके पीछे मेहनत है, और बहुत हजारों जाने हैं इसके पीछे। तो अपने देश की इज्जत करें और इस चीज को आगे तक लेके जाएं। इस वीडियो का मेन मकसद भी ये है कि जो आने वाली अब की जो जनरेशन है, जो लर्निंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को तो हमारी जिम्मेदारी हम उन तक ये बात पहुंचाएं। और जो इस वक्त लर्निंग जनरेशन है, लर्निंग जनरेशन बेसिकली स्टूडेंट्स ही होती है, तो स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें देखें और इंडिया का एक प्रॉपर इतिहास जाने कि ये आजादी कैसे मिली। और हमेशा अपने देश, अगर सोचो आज भी अंग्रेज होते तो अंग्रेजों गुलाम होते, उन लोगों ने हमारे बेहतर आज के लिए हमें आजाद करवा के गए अपनी जान दे करके, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ये वो आर्टिकल्स हैं, ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको दिखेंगे, ठीक है, हर न्यूज़पेपर में 15 अगस्त की सुबह को ये आर्टिकल छपे, न्यूज़पेपर छपे, और पूरे इसमें ये बताया गया कि इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड, इंडिया सेलिब्रेट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडिया नाउ फ्री नेशंस, न्यू रिजीम टाइम पीरियड इश्यूज अप्लाई फॉर हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ उस टाइम पीरियड का है, लेकिन है नहीं तो हमारे पास वो जाने, वो जिंदगी जो उस वक्त गवा करके हमें आज़ादी दे करके गए। तो आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास पसंद आई होगी। ये स्पेशल क्लास बहुत से टाइम से मैं नहीं आ रहा था यूट्यूब पर, इसी चीज़ पे मैं थोड़ा काम कर रहा था, और आने वाली जो आपकी सीरीज है उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ।
बहुत जल्द आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेटा वीडियोस मिल जाएंगे, जो जनरल टॉपिक्स हैं आपके यूपीएससी, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, और आपकी जर्नल हिस्ट्री के लिए भी, जीके जीएस के लिए, वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। पूरे वाईएसी की तरफ से आप सभी लोगों को आजादी का ये दिन मुबारक हो। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।